हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा होगा एंड यू माइट हैव फील्ड कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देते वक्त कैसा लगता है, स्पेशली दोस्त जो पहली बार अपना प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं। एंड होपफुली आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा। एंड द गुड पार्ट इज़ दैट सिंस अगर स्कोर अच्छा नहीं भी है देन यू हैव एम्पल टाइम टू बेसिकली मेक योर स्कोर बेटर, राइट। सो यहाँ से आपको पहला टेस्ट देने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि नाउ इन द नेक्स्ट 5 months how you have to prepare, which are your weak areas. So analysis of this exam will help you to focus on those core areas जो आपके missing हैं या जो आपके weak हैं, and you can basically perform better in the coming अनुभव test, right? So the next test will be on 4th of February and I hope कि आप सब लोग जितना आपने अभी परफॉर्म किया है उससे और बेटर परफॉर्म करेंगे, उससे और अच्छा परफॉर्म करेंगे and till May you will be at the top of this basically clearing the prelims exam. राइट सो आज की क्लास में हम बेसिकली सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू सेगमेंट्स फ्रॉम द अनुभव एग्जाम, राइट। सो आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी पोर्शन इंक्लूडिंग आईआर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस टू बेसिकली एनालाइज व्हाट द आंसर विल बी. सिंस यू ऑलरेडी हैव द आंसर कीज, आई डोंट थिंक कि आपको आंसर जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी क्योंकि आंसर तो सर हमें पता है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we will basically try to analyze these questions, see how we can basically reach to a right answer, and I will try to provide certain value addition points if, because it is not a we don't know if the same question will be there in UPSC or not. It is like next to impossible to predict the exact questions, though we have been successful in the last few years by doing by if you see the test series and the questions that have been asked, but फिर भी इससे related लेकिन topics आप basically आप probability बता सकते हैं या टॉपिक्स को आप गैस कर सकते हैं. सो इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो, उस पर हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज योर बेल्फोर डिक्लेरेशन. अब आप देखेंगे कि बेल्फोर डिक्लेरेशन क्यों पूछा गया है, व्हाई इट इज देयर इन द न्यूज. सो यू मस्ट हैव बीन सीइंग कि लास्ट पूरे साल में देयर इज वन प्रोमिनेंट इशू दैट इज देयर इन द न्यूज, दैट इज द issue that is going on in Israel region, or you can say the conflict that is there between Israel and Hamas, or you can say Israel and Palestine. So Israel की या इस issue की जहाँ से formation start होती है या जहाँ से genesis या birth बोला जाएगा कि Israel का ये issue start कहाँ से हुआ, that is your Balfour Declaration, right? Arthur Balfour or Arthur James Balfour was basically a part of the British government in 1917 and he was the foreign minister at that time, and he gave this declaration where he accepted that we will look into the formation of a special state which will be just for the Jews, right? And the demand was to basically create a state in the Palestine region, as you also कि जितने भी as you all know कि जितने भी ये Abrahamic religions हैं, right? चाहे आपकी Christianity हो, चाहे आपका इस्लाम हो, चाहे आपका Judaism हो, ये सारे के सारे वहाँ पे जेरूसलम में बेसिकली दे कंसिडर देयर बेस एरिया, राइट. सो उसी को देखते हुए वहाँ पे डिमांड थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ऑल्दो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. ये जस्ट उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने जेरूसलम बना दिया या आपने बेसिकली पैलेस्तीन को डिवाइड करके वहाँ पे इजराइल क्रिएट कर दिया. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. 1970 से आप देखेंगे 1950s तक, 48 तक, आप लाइक ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स के बाद आप फॉर्मेशन होते हुए देखेंगे. बट यहाँ पे पहली बार डिमांड उठी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. बेल्फोर डिक्लेरेशन उसी से रिलेटेड है, सो द आंसर विल बी सी, राइट. उसके बाद 30 ईयर्स तक वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स बेसिकली डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर द ज्यूज. आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द जर्मनी एंड ऑल, बट हम वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, इट्स टोटली प्री स्पेसिफिक हम इसे रखने वाले हैं. सो यहाँ पे आई विल गिव यू सर्टेन अदर सच अकॉर्ड्स एंड सर्टेन अदर सच agreements that has taken place or certain important wars that has taken place in the history with respect to Israel. क्योंकि ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये सारी वॉर्स, चाहे आप 6 डे वॉर की बात कीजिए, चाहे आप यम कपूर वॉर की बात कीजिए, तो ये सारी चीज़ें, या ऑस्लो अकॉर्ड की बात कीजिए, तो ये सब कैंप डेविड अकॉर्ड की बात कीजिए, तो ये सब क्या है, वी विल ट्राई टू बेसिकली सी, ताकि अगर प्रीलिम्स में बेल्फोर डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन नहीं आता है, किसी और चीज़ पे भी आता है, तो यू विल बी एबल टू अप्लाई योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट. सो दिस इशू स्टार्ट समवेयर इन 1947 जब यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन 181 पास किया गया है एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्ट किया गया कि क्रिएशन ऑफ इजराइल विल बी देयर, राइट.
देन आपने देखा कि यहां से क्या हुआ, पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाला गया। जब इजराइल के लोग वहां गए तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज पीपल व्हिच लेड टू द मास माइग्रेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड दैट इज रेफर्ड एज अल नकबा और द कैटास्ट्रोफ। पैलेस्टीनियन फ्ली और फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स इन व्हाट दे कॉल एज अल नकबा। सो पेपर में अगर पूछा जाता है अल नकबा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज बेसिकली रेफर्ड टू द Palestinian flee or the forced out of their homes, and that event is referred as al-Nakba, right? Similarly, if you see over here, अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, then we saw the fighting and all those things that took place in that area, and फिर 1964 में आपकी PLO फॉर्म होती है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज की डेट में वेस्ट बैंक वाले एरिया में बेसिकली दे आर रूलिंग और नॉट रूलिंग, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के फॉर्म में है। वहीं पे आपका जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है दैट इज बीइंग कैप्चर्ड और बीइंग अंडर हमास, व्हिच इज in most of the countries or many countries have accepted it as a terrorist organization. There are questions that why India is not accepting it, but again you need to understand कि ये जो PLO है ये आज की डेट में आपको कहाँ पे दिखेगी, it is in the West Bank area। अब सर ये West Bank area क्या है, तो वो मैं अभी आपको जब मैप दिखाऊंगा I will try to explain that to you also, राइट। सो यहाँ पे फिर आपकी 1967 में एक 6 डे वॉर होती है वेयर बेसिकली ऑल द मुस्लिम कंट्रीज सराउंडिंग दैट एरिया, चाहे वो जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, लेबनान हो, दे ऑल अटैक्ड इजराइल एंड विद द हेल्प ऑफ यूएस, विद द सपोर्ट ऑफ यूएस एंड इजराइल वाज एबल टू डिफीट ऑल ऑफ देम, एंड उस डिफीट के अंदर बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया था इजराइल ने, राइट। एंड यू विल सी द एक्सपेंशन ऑफ इजराइल, जो ये आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ इजराइल टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम। सो वन ऑफ द एरियाज वाज गोलान हाइट व्हिच वाज टेकन। The other important region was West Bank, which was occupied by Israel, right? Occupied by Israel. Then the next one was your Sinai Islands, right? Sinai Islands इजिप्ट के पास थे, जो हम देखेंगे 1978 में एग्रीमेंट साइन होगा, यूएस ब्रोकर्ड एग्रीमेंट, एंड उसके बाद वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years 12 years 1979 में इट वाज गिवन बैक टू इजराइल। एंड दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सनाई पेनिनसुला, क्योंकि जब आप रेड सी या आप जब सुएज कैनाल की बात करते हैं, सो दिस बेसिकली गिव्स कंप्लीट होल्ड टू इजिप्ट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ओवर हियर, राइट। सो आपको 6 डे वॉर पता होनी चाहिए, 1967 में हुई थी, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इजराइल पैलेस्टीन इशू, राइट। देन 1973 में आप देखेंगे कि देयर वाज अगेन द मेजर इंपॉर्टेंट वॉर दैट टुक प्लेस इन दिस ईयर, एंड देन आफ्टर दैट 1978 देयर वाज कैंप डेविड अकॉर्ड, राइट। सो कैंप डेविड अकॉर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। सो इट इज अ पीस डील बिटवीन इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदत एंड इजराइल प्राइम मिनिस्टर, राइट, एंड इट इज नोन एज द कैंप डेविड अकॉर्ड। इट वाज ब्रोकर्ड बाय यूएसए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन 1982 अगेन लेबनान के साथ इनकी काफी सारी वॉर रही हैं, और आज भी आप देखेंगे तो लेबनान रीजन is basically infamous with respect to the existence of Hezbollah, Iran supported terrorist wing जो वहां पे है पूरी की पूरी, right। Then we have the first intifada, again this is the uprising kind of a thing, जो आपके यूथ्स हैं, जो पैलेस्टीनियन यूथ्स हैं, उन्होंने जो अपराइजिंग की अगेंस्ट इजराइल, इसे बोला जाता है इंतिफादा। दिस वाज अगेन इन द न्यूज, वाई, क्योंकि अभी जो रिसेंट अटैक देखा गया एंड द वेयर इजराइल रिएक्टेड टू दैट अटैक, so it was expected or people were talking about that it can lead to the next intifada in that area. So intifada क्या होता है ये पता होना चाहिए, it is basically unrest, right? So the first intifada or Palestinian uprising against Israel erupts, bringing clashes in the areas of West Bank, Gaza and Israel in 1987. फिर यहाँ पे यूएस का दोबारा से रोल आता है, यूएस ब्रोकर्स अ डील, and that is the first Oslo Accord 1993. ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है। बेल्फोर डिक्लेरेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर आपसे आपका कैंपफोर्ड अकॉर्ड पूछ लिया जाएगा, फिर आपसे आपका ऑस्लो अकॉर्ड पूछ लिया जाएगा। सो आपको इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग इट हियर लाइक दिस, राइट। 1993 फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है बिटवीन द PLO एंड द इजरायली गवर्नमेंट एट दैट टाइम। उसके बाद 1995 ऑस्लो अकॉर्ड सेकेंड साइन होता है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, ऑल्दो ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक है इंडिया के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया, हाउ इंडिया हैज बीन रिएक्टिंग, हमारी फॉरेन पॉलिसी। बट सिंस वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई हैव जस्ट ट्राइड टू गिव यू सर्टेन फैक्ट्स एंड वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ कि हम उसे एनालिसिस फॉर्म में डिस्कस करें। नाउ दिस इज बेसिकली द मैप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गोलान हाइट already been asked by UPSC की गोलान हाइट कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है। सो दिस वाज अ एरिया which was basically taken by Israel in that 6 day war,
and it was taken from Syria. Then we have West Bank which was taken from Jordan, right? West Bank है जो जॉर्डन से लिया गया है, right? जॉर्डन के पास ही एक्चुअली होता था, now it is being under the control of Israel, या आप बोलिए कि disputed area है. Then we have Gaza over here and यहाँ पे आपका सनाई आइलैंड है, राइट? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें नॉर्थ टू साउथ लगाइए, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है. सो नॉर्थ से साउथ पूछा जाता है तो गोलान हाइट, यू हैव वेस्ट बैंक, जेरूसलम उसके अंदर ही है, देन यू हैव गाजा एंड देन यू हैव सनाई आइलैंड्स. दिस इज नॉर्थ टू साउथ. अगर आपसे कंट्री स्पेसिफिक पूछा जाए तो गोलान हाइट्स बेसिकली सीरिया, आपका वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सनाई आइलैंड, इजिप्ट, गाजा, पैलेस्टीन, राइट? सो आप इस तरीके से इन्हें याद रखना, यहां पे देख लेना क्या है क्या नहीं है. दिस इज योर मेडिटेरियन सी, राइट? दिस इज योर मेडिटेरियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रीजन. ऑलरेडी पूछा जा चुका है विच कंट्रीज, लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट if you see almost every other year UPSC has been asking a question with respect to Mediterranean Sea कि कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं. सो कई बार हम स्लिप की बात करते हैं, दैट इज सीरिया, लेबनान एंड इजराइल, पैलेस्टीन ओवर हेयर. कई बार हम मेंटल की बात करते हैं कि साउथ से कौन कौन सी टच करती हैं फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन, और कई बार हम नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं कि यूरोप से कौन कौन सी कंट्रीज हैं. सो गो थ्रू द मैप ऑफ मेडिटेरियन, ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर द कंट्रीज. निमोनिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव यूज्ड ओवर हेयर, राइट? इस तरीके से आप इसे याद करके रख सकते हैं. Then moving to the next question. Next question is with respect to L69 group. Why it is in the news? Recently जो भी आपकी 77th UNGA की मीटिंग हो रही थी, on the sidelines of that, this meeting took place of L69 group. It is a group of developing nations, जहाँ पे आपकी developing nations from the you can say कि जो आपका सदर्न अमेरिका, लैटिन अमेरिकन रीजन है, अफ्रीकन रीजन है, या फिर आपका एशियन रीजन है, या पैसिफिक एरिया से आइलैंड नेशंस हैं, पैसिफिक आइलैंड नेशंस, उन सब का एक ग्रुप है. and it has been 15 years since this group has been formed. So important क्या है कि 15 years हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में है. and they have been demanding one thing from last 15 years, or the purpose of this group is basically to bring changes or to bring reforms in United Nations Security Council UNSC, right? वहाँ पे veto powers को हटाना, expansion of permanent and non-permanent members, इन सारी चीज़ों पे ये ग्रुप फोकस करता है. इट्स अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस मोर और लेस. डेवलप्ड नेशंस इसका अपोज करती हैं, मे बी चाइना, मे बी यूएसए, क्योंकि वो सब परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के अंदर, राइट? सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स ओवर हियर. L69 ग्रुप इज एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस एमिंग टू रिफॉर्म यूएनएससी. सर सही तो लग रही है स्टेटमेंट, बट यहाँ पे डेवलप्ड नेशंस दी गई हैं, राइट? सो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. The objective of the alliance is not to abolish veto power, but to extend it to all permanent, non-permanent members of greater share of developing nations in decision making. Again, ये veto power को हटाना चाहते हैं and expansion चाहते हैं permanent, non-permanent members दोनों का. Representation to the Latin American countries, small island nations, African nations and South Asian countries. इनका representation चाहते हैं किसके अंदर? आपकी परमानेंट सीट्स के अंदर. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है. इंडिया इज अ मेंबर टू दिस ग्रुप. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अभी जो 15th मीटिंग थी इनकी, इंडिया वाज बेसिकली, अगर आप देखें तो इंडिया वाज को होस्टिंग दिस मीटिंग, एंड आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर वाज पार्ट और बेसिकली द को होस्ट ऑफ दिस मीटिंग दैट टुक प्लेस रिसेंटली, राइट? सो इंडिया इज अ मेंबर एंड इंडिया इज अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. इस बार की चेयर किसके पास थी इस L69 ग्रुप की? सो इट वाज चेयर्ड बाय सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस. ये एक आइलैंड नेशन है आपकी, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, उनके पास है इसकी चेयर इस बार की, एंड इंडिया इज अ मेंबर, राइट? सो ओनली वन इज करेक्ट, सो द आंसर विल बी ए ओवर हियर, राइट? आई होप आई एम क्लियर. देन मूविंग अहेड, consider the following statements regarding diplomatic immunity. Diplomatic immunity very important this year. Vienna Convention of 1961 की चाहे आप बात कीजिए, चाहे आप Convention on Consular Relations 1963 की बात कीजिए. Why it is very important? We have seen that India has used Vienna Convention 1961 multiple times this year, and India has basically been alleged that India has violated Vienna Convention of 1961. So दोनों ही तरीके की न्यूज़ें काफ़ी रही हैं इस पूरे साल में. So we can expect a question on this with respect to diplomatic relations. अब क्यों रही हैं सर न्यूज़ें काफ़ी सारी? See, India has basically applied Vienna Convention when there was a hosting in UK, when there was a hosting of Khalistani flag on Indian consulate, right? So India ने बोला that this is against Vienna Convention.
UK has took cognizance of it, they have reacted to this, they have acted to it. Then what happened? Then there is basically the killing of Niger and the allegations that India was involved in it, and the Five Eyes alliance that came into the news at that time कि उन्होंने information दी, and the Canadian Prime Minister talking this in the Parliament of Canada. और उसके बाद जो हमारे diplomatic relations में changes आए with respect to इंडिया कनाडा रिलेशंस, राइट. सो वहां पे इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए. क्यों लगाए गए? क्योंकि इंडिया बेसिकली डिमांडेड दैट सर्टेन नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स विच आर देयर इन इंडिया फ्रॉम कनाडा शुड बी सेंट बैक टू होम, राइट. दे गेव अ डेडलाइन. उन्होंने बोला कि इस डेट तक आपको आई थिंक 25 अराउंड 25 डिप्लोमेट शुड बी सेंट बैक. एंड इसके लिए बेसिकली द एलिगेशंस वर देयर फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस दैट दिस इज अगेंस्ट वियना कन्वेंशन. दे शुड बी डिक्लेयर्ड persona non grata instead of using certain other articles जो कि हमने यूज किया आर्टिकल 11. सो इंडिया हैज जस्टिफाइड दैट वी हैव यूज्ड आर्टिकल 11 ऑफ द वियना कन्वेंशन. कौन सा आर्टिकल हमने यूज किया? आर्टिकल 11 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ 1961, जिसमें हम बेसिकली वी कैन आस्क टू रिड्यूस द साइज ऑफ, in this we can ask to reduce the size of mission, right. ये हमने किस बेसिस पे यूज किया? हमने बोला कि सी द नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव इन कनाडा is much higher than the number of diplomatic people Canada has in India, and we basically found that certain number of people are basically helping or involving with the Khalistani movement, which is a secessionist activity which impacts the sovereignty and integrity of our country. So उन्होंने बोला कि इसलिए आप you basically take out certain people out of India. So इंडिया ने बोला कि we have used article 11. इसे पहली बार इंडिया ने यूज किया है, बट उससे पहले भी US एंड रशिया हैज मल्टीपल टाइम्स यूज्ड इट जब उनके रिलेशंस खराब होते हैं. बट क्या डिमांड की जा रही थी? कौन सा आर्टिकल यूज किया जाए? सो द आर्टिकल दैट दे वर डिमांडिंग और द डेवलप्ड नेशंस वर सेइंग दैट टू यूज आर्टिकल 9. मैं मन से आपको ये आर्टिकल्स बता रहा हूं यहाँ पे, राइट सर. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दे दिया जाए क्वेश्चन, और ये आर्टिकल्स दिए जाए वियना कन्वेंशन से और पूछा जाए कौन सा किससे रिलेटेड है. सो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए. सो दिस आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट persona non grata, which simply means that this person is unwanted in our country. Since there are certain diplomatic immunities being given to the diplomats who are part of a mission from the sending country to the receiving country, in this case India is the receiving country when we talk about Canadian diplomats living in India, right. So हमारे पास एक option होता है that if you find certain people or if you find someone that you don't want in your country, you think that he is not basically he is not working in line with the demand of the mission, objective of the mission that is there, so आप बोल सकते हैं that you can declare him as persona non grata. बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसीजर लंबी होती है अंडर पर्सोना नॉन ग्राटा. बेसिकली यू विल हैव टू, द कंट्री विल हैव टू लुक इनटू इट, देयर विल बी डिस्कशंस ओवर इट एंड देन द एक्शन विल बी टेकन इफ रिक्वायर्ड, अगर दोनों कंट्रीज को लगता है कि ओके फाइन. बट इंडिया ने क्या बोला? इंडिया हैज गिवन देम अ डेडलाइन कि आपको इस डेट तक, अक्टूबर की इस डेट तक आपको इतने लोगों को यहाँ से हटाना है, विच कनाडा हैज टू डू, राइट. एंड इंडिया अडॉप्टेड और यूज्ड दिस आर्टिकल ऑफ वियना कन्वेंशन, and it was basically being said that India should have used Article 9, which was an allegation or which was something which has been said by Canada and the other developed nations, right. So Article 9 आपको पता होना चाहिए किससे related है. Then अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, that is basically under Article 29 and 31 जो हम बात करते हैं. Article 29 क्या बोलता है? That no arrest and detention of a person can take place of a diplomatic person can take place in the receiving country, right. So अब मैं स्टेटमेंट वन बाय वन आपके लिए पढ़ देता हूँ. फर्स्ट इज द पर्सन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट shall be inviolable and shall not be liable to any form of arrest and detention, correct. Article 29 यही बात करता है. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal but not civil and administrative jurisdiction of the receiving states. So ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली वैसे ही आपको जेनरिकली ये स्टेटमेंट देख के समझ आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, राइट. सो यहाँ पे क्रिमिनल और आपकी सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन तीनों ही चीजों से बेसिकली ही इज प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, राइट. सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर. सो ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी करेक्ट नहीं है. द इम्यूनिटी ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिसीविंग स्टेट एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंडिंग स्टेट टू. अब इसका क्या मतलब हुआ? ये भी बहुत लॉजिकल सी है, ये आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगी.
ये कह रहा है कि रिसीविंग स्टेट की जुरिस्डिक्शन से बचाता है, करेक्ट। कनाडा ने अगर इंडिया में कोई भेजा हुआ है तो हम उसकी जुरिस्डिक्शन से हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल केसेस, विद रिस्पेक्ट टू सिविल जुरिस्डिक्शन अनटिल एंड अनलेस कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि उन्होंने प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदी हुई है, उसके केस पे आप उनसे सिविल जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ पूछ रहे हैं, राइट। ये क्या बोल रहा है कि ये तो है ही है, प्लस वो बोल रहा है कि सेंडिंग स्टेट भी नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली अगर इफ somebody has murdered someone then somebody has to take a cognizance of it, right? क्रिमिनल केस है, किसी को तो कहीं चलाना पड़ेगा, so that case will be basically run in the court of say Canada, right? So sending state के पास तो अथॉरिटी रहेगी ऑब्वियसली। इंडिया ने अगर अपना कहीं पे कोई मिशन भेजा हुआ है, वहां पे वो कुछ गलत करते हैं, so they will ask them to as a declare them as a non persona non grata, या फिर वो उन्हें बाहर जाने के लिए बोलेंगे, and they will ask you to take action, right? सो ये जो यहाँ पे सेंडिंग स्टेट बोला गया है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, जो कि बहुत ही जनरल सी चीज है, आपको देख के ही समझ आ गया होगा। सो हियर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द आंसर वुड बी ए। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, ईरान एंड येमेन। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर रेड सी? रेड सी अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक। अब हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दैट एवरी ईयर यू विल सी एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड मैप, और वो जनरली इन्हीं वाटर बॉडीज के अराउंड जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, राइट। अब रेड सी क्यों इस बार फेमस है और क्यों बहुत ज्यादा न्यूज में है? रिसेंटली वी हैव सीन द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू पायरेट्स, राइट। वन ऑफ द शिप ऑफ इंडिया वाज बेसिकली होल्डेड बाय द पायरेट्स एंड दैट वाज इन बेसिकली सम पीपल हैव क्लेम्ड दैट इट इज इन रिलेशन टू हाउ इंडिया हैज एक्टेड और नॉट एक्टेड when Palestinian attack took place, when the Gaza attack took place by the Israel, right? Similarly, we have seen Red Sea is in the news with respect to the trade with Russia, right? Now we are not using the Red Sea route, Suez Canal route, and we have to go from, we have to take a very longer route जहाँ पे हमें साउथ ऑफ अफ्रीका या फिर मैं बोलूँ केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाना पड़ता है, विच इज अ लॉन्गर रूट विच इज आई थिंक 30 to 40% एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग बोथ, राइट। सो हम वो लॉन्गर रूट प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेड सी, एंड फॉर मल्टीपल रीजंस रेड सी हैज बीन इन द न्यूज। लास्ट ईयर आपने देखा होगा सुएज कैनाल के अंदर देयर वाज अ बेसिकली प्रॉब्लम कि वहाँ पे एक शिप फंस गई थी और काफ़ी दिन तक वहाँ से ट्रेड नहीं हो पाया था। सो इट हैज़ बीन इन द न्यूज़ एवरी ईयर एंड आज इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द कंट्रीज विच आर बेसिकली touching or borders Red Sea as such, right? So obviously you can see over here Saudi Arabia and Yemen are the two countries which touches Red Sea. ईरान तो आपका बहुत पहले बढ़ जाता है, right? Ethiopia, if you see in the map over here, तो आपको समझ आएगा कि इथोपिया इज काइंड ऑफ अ लैंडलॉक्ड ओवर हेयर एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ रेड सी, क्योंकि रेड सी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज बब अल मैंडेब के बाद से। बब अल मैंडेब स्ट्रेट जो है बेसिकली दिस कनेक्ट्स रेड सी विद दिस एरिया, इट कनेक्ट्स रेड सी with the Gulf of Aden. It connects Red Sea with the Gulf of Aden. और यहां से आपकी ये रेड सी स्टार्ट होती है which is being basically touched by Yemen and Saudi Arabia in the west. Yemen and Saudi Arabia sorry in the east. So अगर मैं आपको ईस्ट की कंट्रीज लिखने के लिए बोलूं तो ईस्ट से मैं अगर बात करूं तो सऊदी अरेबिया एंड येमेन। अब अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट की भी कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए। सो यू कैन सी ओवर हेयर वी हैव इजिप्ट ओवर हेयर, वी हैव सुदान ओवर हेयर, राइट, एंड देन वी हैव अरिट्रिया ओवर हेयर। देन दिस पार्ट इज Djibouti, राइट। सो although it basically comes at the confluence या आप बोलें बेबल मैंडेब की जो स्ट्रेट है उसके ऊपर आता है, but certain people says that the certain part of this is basically in touch with Red Sea. So कई बार आप Djibouti को भी यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे। तो these are the countries in the east and west, right, respectively. So west में हमने बात की, east में हमने बात की, ये countries हैं जो Red Sea को टच करती हैं, right? And बेबल मैंडेब आपको पता होना चाहिए, it's a strait which connects Red Sea with the Gulf of एडन। यहां पे जो एरिया इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, एंड दिस गल्फ ऑफ एडन बेसिकली ओपन्स इनटू द अरेबियन सी, राइट, दिस ओपन्स अप इनटू द अरेबियन सी। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैप, क्योंकि वहां पे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, उसकी कनेक्टिविटी में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये सुएज कैनाल है विच हैज बीन नेशनलाइज्ड बाय इजिप्ट, एंड ये आपका सनाई पेनिनसुला है जो मैं बता रहा था, ये इजिप्ट के पास है वापस। सो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो इजिप्ट के पास आ जाता है।
and all the rights with respect to Suez canals comes under Egypt, right? So that is why there has been a discussion कि ये international waters होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, and all those things. Plus there has been a discussion to find a separate route from here, right? बहुत सारे ऐसे discussions चलते रहते हैं, but इतना आपको पता होना चाहिए, right? Moving ahead, consider the following statements regarding the proposed India Middle East Europe Economic Corridor IMEC. अब IMEC कब आया? It is basically the outcomes, or it came on the sidelines of the G20 summit that took place in India. Again, one of the most important event of this year with respect to IR and current affairs, right? अब जो G20 summit इंडिया के अंदर हुई, sidelines पे बहुत सारी चीजें आई, उनमें से एक है आपका IMEC, right? So IMEC इसलिए पहले तो G20 की वजह से न्यूज में आया था, G20 समिट के आउटकम की वजह से. सेकेंड टाइम इट केम इनटू द न्यूज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट अराइज्ड इन द इजराइल एंड और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमस, क्योंकि ये वहां से पास होने वाला है, एंड सिंस इट हैज टू पास फ्रॉम देयर, so there is a lot of discussion that is going on ki it will be impacted, IMEC will be impacted, and it might become an event like we have seen with the case of INSTC and the other such international corridors that India has tried to develop, and some people have basically said this IMEC as a counter to BRI, क्योंकि BRI के भी 10 years complete हो रहे हैं इस साल, and it is in a news, a lot of news with respect to debt trap and BRI and countries joining it and expansion of BRICS with respect to that. So वहाँ पे भी इसका काफ़ी discussion है that it is being seen as a counter to BRI, Belt and Road Initiative of China. So the member countries include India, USA, Saudi Arabia, European Union, Afghanistan, France, Germany and Italy. अब on the face of it, this statement looks correct, but बहुत ही I would say कि चालाकी से वहाँ पे एक country को add किया गया जो नहीं होनी चाहिए, and that is your Afghanistan. So if you remove Afghanistan, this statement is correct, but since Afghanistan is there, so this statement is wrong. The project forms part of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Again, this is also wrong. It is basically the part of your PGII and not IPEF, right? It's part of your PGII and not IPEF. PGII जो है वो G7 US initiative है, जो कि G7 countries के साथ and basically in 2021 G7 की जो summit हो रही थी वहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया था, एंड सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ IPF. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं, एंड द आंसर वुड बी डी ओवर हियर, राइट. इफ यू सी देर आर टू पार्ट्स ओवर हियर कि ये इंडिया से आपका UAE होते हुए सऊदी अरेबिया होते हुए, दिस इज बेसिकली द ईस्टर्न पार्ट, और फिर इसका नॉर्दर्न पार्ट है जो यूरोप को कनेक्ट करेगा. सो इसीलिए इसका नाम भी है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. यूरोप में जाएगा, एंड इट्स इकोनॉमिक कॉरिडोर विच विल हैव सी रूट्स, विच विल हैव रेल रूट्स, विच विल हैव रोड रूट्स. सो इट्स अ मल्टी मॉडल सिस्टम दैट दे आर गोइंग टू adopt over here, right? Let's move to the next topic. Consider the following statement regarding Black Sea grain deal. This is also very important, and it has been important from last 2 years, right? जब से आपकी रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, it is an right, since we don't see that Russia-Ukraine issue going away very soon, and it has been lasting since last 2 years. I think it was 2022, beginning of 2022 जब ये start हुआ था, February 24 somewhere, and आज की डेट में आप देखिए 2024 में हम एंटर कर चुके हैं, and we are still talking about this issue. So यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, ये एक डील साइन की गई थी, so that कि आपकी जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर आपकी जो सप्लाई है फर्टिलाइजर्स की और सीरियल्स की, वो इंटरनेशनल मार्केट पे इम्पैक्ट ना डाले, राइट? बिकॉज एज यू नो, यूक्रेन एंड रशिया सप्लाइज 25% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ wheat is basically supplied from Russia and Ukraine, right? Similarly, there are talks about fertilizers, urea and all. A lot of urea and all is supplied from Russia and Ukraine. So यहाँ पे क्या किया गया, that basically they decided to have a discussion, and there was a discussion reached to a conclusion जहाँ पे आपकी ब्लैक सी ग्रेन डील साइन की गई, राइट? या ब्लैक सी ग्रेन डील जो थी, इसमें क्या था कि कुछ पोर्ट्स, 3 ports of Ukraine which are touching Black Sea will be used for the supply. जहाँ से सप्लाई रोकी नहीं जाएगी, उन पे अटैक नहीं किया जाएगा. एंड इसको बेसिकली साइन कराने के लिए हमारे पास 4 लोग इसके डील के अंदर थे. एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसे JCC बोला जाता है, विच इज नाउ बीइंग हेडक्वार्टर्ड इन
यूनाइटेड नेशंस एंड बीइंग बेसिकली मैनेज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो 4 कंट्रीज जो इन्वॉल्व थी, या 3 कंट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व थी, दैट वाज रशिया एंड यूक्रेन। उन दोनों के बीच की तो लड़ाई है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। द थर्ड कंट्री इज तुर्की या टर्की जिसे हम बोलते हैं। सो तुर्की वाज द थर्ड कंट्री, क्योंकि आप देखेंगे व्हेन यू सी द मैप ऑफ दिस रीजन ऑफ ब्लैक सी, टर्की हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। चाहे वो आपकी ड्रेंडेलिस स्ट्रेट हो, चाहे वो आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट हो, वो सब किसके अंडर आती हैं? टर्की के अंदर आते हैं। और ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करने के लिए एगन सी से होते हुए यू हैव टू पास दोज 2 स्ट्रेट्स विच आर बेसिकली मैनेज्ड बाय टर्की, राइट। एंड द फोर्थ इज यूनाइटेड नेशंस। सो ये 4 यहाँ पे मेंबर्स हैं। तो इट्स एन एग्रीमेंट टू अलाउ कार्गो शिप्स टू ट्रेवल फ्रॉम एंड टू यूक्रेन पोर्ट्स, दैट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं। ओडेसा पोर्ट इज देयर, देन वी हैव चोर्नोमोर्स्क पोर्ट इज देयर, एंड द नेक्स्ट वन इज यूजनी, राइट, जिसका एक और नाम भी है पिवडेनी, राइट। द नेम्स आर गिवन इन योर सॉल्यूशन, सो यू कैन रीड अबाउट देम जब आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा आई गेस अब तक, राइट। एंड दैट इज देयर कि ये 3 पोर्ट्स हैं। कई बार क्या होता है, इन तीनों पोर्ट का नाम देके आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, दीज आर रिसेंटली सीन इन द न्यूज, आर रिलेटेड टू विच कंट्री। सो ये भी हमें पता होने चाहिए, याद नहीं करने हैं, यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया, क्योंकि प्रीलिम्स इज अ गेम जहां पे आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, और सही ऑप्शन को बस देख के ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये पूरी की पूरी सही है या गलत है, राइट। अगर पूरी की पूरी सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इतना ही आपको काम करना है। आपको मेंस का आंसर नहीं है कि यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू क्रैम इट। सो अल्टीमेटली यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू या एक आइडिया रहे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। द मॉनिटरिंग ऑफ द डील इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड यूएसए। सो मैंने अभी बताया 4 कंट्रीज हैं, उनमें से कोई भी यूएसए तो नहीं थी, राइट। सो जस्ट बिकॉज दे हैव गिवन यूएसए ओवर हियर, सो दिस गोज रॉन्ग एंड ओनली 1 इज करेक्ट। मूविंग अहेड, अगेन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस की रिसेंट इवेंट की वजह से कौन सा रीजन न्यूज में है और किस वजह से न्यूज में है, इट इज बीइंग आस्क्ड एवरी ईयर इन यूपीएससी। सो दे हैव ट्राइड टू बेसिकली replicate that same kind of question over here, taking the current events that have taken place in last 1 year. So first is your Marrakesh, where an earthquake has happened. That is also correct. Morocco mein it was one of the severest earthquake that has hit Morocco in last many decades, right, and which has hit the region of Marrakesh. So that is correct. Benghazi, again यहाँ पे अभी recently हमने देखा there was a cyclone or storm, thunderstorm that took place in the region of Benghazi, right. Benghazi कहाँ पे है आपका? It is in Libya, and that is also correct. Then this is a very prominent issue. ये already UPSC भी एक बार ही पूछ चुका है, and this issue is not new. ये यहाँ पे काफ़ी सालों से ये issue है. It is between Nagorno-Karabakh region, that is the issue of center of Armenian and Azerbaijan conflict. राइट आपने देखा होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान आर फाइटिंग ओवर दिस रीजन, राइट। जनरली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। ये 2 बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। नगर्नो करम्बाख रीजन क्या है? इट्स एन एनक्लेव इन अजरबैजान ग्लोबली, और यू कैन से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, राइट। जब आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दिस रीजन लाइज इन अजरबैजान, बट what happened was that this region of Nagorno-Karabakh, they declared themselves as an autonomous state under Azerbaijan. Why it is happening? Because the majority of the population in this region is Armenian, right. Armenian, most of the population is Armenian, which is Muslim, and it lies in the region of Azerbaijan, राइट। सो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने एक ऑटोनोमस एरिया बना लिया उसके अंदर, विच इज बेसिकली कनेक्टेड विद आर्मेनिया बाय 5 किलोमीटर लॉन्ग रूट, लेचन कॉरिडोर दैट इज देयर। सो लेचन कॉरिडोर उसे 5 किलोमीटर तक कनेक्ट करता है आर्मेनिया से। नाउ व्हाट हैपेंड दैट वी हैव सीन सर्टेन इंसिडेंसेस वेयर द फाइट टेक्स प्लेस बिटवीन दीज 2 रीजन्स, एंड द रीजन फॉर दिस फाइट इज ऑन द that who this region belongs to, right. Although at present it is under Azerbaijan only, and this is the reason for conflict over here, and you can see this is the area of Nagorno-Karabakh, this is Azerbaijan, you can see over here this is Armenia over here. So Armenia से ये थोड़ा सा दूर है, it is kind of a enclave, जैसे आपके बांग्लादेश के एनक्लेव इंडिया के अंदर होते थे वेस्ट बंगाल में, इंडिया के एनक्लेव्स बांग्लादेश के अंदर होते थे, उसी तरीके का ये एक एनक्लेव है, राइट। बट ये एनक्लेव ऑफिशियली अजरबैजान के पास ही था, एंड इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि अजरबैजान एज अ रिपब्लिक और एन ऑटोनोमस एरिया, एंड इस वजह से यहाँ पे आप देखते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की इस एरिया के, इस रीजन के लिए फाइट होती रहती है,
right? Moving to the next question, again a very factual question over here, but ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर वी हैव सीन दैट दे आस्क्ड अबाउट द रिफ्यूजीज एंड द रिफ्यूजी कैंप्स, ऑल्दो दे वर नॉट इवन इन द करंट अफेयर्स, राइट? सो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंड ये तो रीजन करंट अफेयर्स में कॉन्स्टेंटली रहता है. देयर हैज बीन अ रीसेंट रिपोर्ट ओवर दिस रीजन, हाउ मच इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस. इट इज बेसिकली द ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका, जिसे बोला जाता है ईस्टर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका, and the Great Lake region, that is EHAGL, has been in news recently. So क्या है ये? It's a geopolitical term used to refer a specific region in Africa known for its conflict and climate induced displacement. So यहाँ पे जो internal external migrations हो रही हैं because of climatic conditions, there are droughts, there are floods, इन सब की वजह से वहाँ पे क्या है, लोग एक अपनी कंट्री छोड़ के रिफ्यूजी कैंप्स में या दूसरी कंट्रीज में एज अ रिफ्यूजी जाके रह रहे हैं. सो दिस इज अ मेजर कंसर्न इन दैट अफ्रीकन रीजन. प्लस कुछ जगहों पे आप जैसे इथोपिया वगैरह में अगर हम बात करते हैं तो दे आर फेसिंग सिविल वॉर लाइक सिचुएशन. सो उसकी वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर कंट्री टू द नियर बाय कंट्रीज. अब वो किसी केस में सोमालिया हो सकती है, किसी केस में बुरुंडी हो सकती है, किसी केस में एरिट्रिया हो सकती है. सो ये जो पूरा रीजन है दैट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि हम ईस्ट साइड में बात करते हैं, एंड ग्रेट लेक रीजन जो है, जितनी भी वो आपकी सारी लेक्स आती हैं अफ्रीका की, उस रीजन को बोला जाता है. एंड जनरली इसे कॉमन जियोपॉलिटिकल टर्म दे दी गई है, which is your EHAGL, to notify or to basically try to understand कि इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स जो है हो रही हैं, राइट? यू कैन सी दिस एरिया ओवर हेयर, राइट? जहाँ पे इथोपिया है, सोमालिया है, कीनिया है, युगांडा है, आपका सूडान है. दीज आर द सर्टेन मेजर कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दिस रीजन, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आप इंटरनल माइग्रेशन देख रहे हैं. कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, देन पीपल आर मूविंग फ्रॉम हेयर एंड हेयर. सो इन कंट्रीज में आपस में हो रही है. यहाँ पे ड्रॉट है तो वो यहाँ चले गए. यहाँ पे देखा कि क्या चल रहा है आपका, सपोज देयर इज अ सिविल वॉर, यहाँ के लोग निकल के यहाँ जा रहे हैं सूडान में, राइट? सो दिस काइंड ऑफ migration is taking place. There are internal disturbances and climatic conditions which is impacting this region, and that is the geopolitical name for this region. Moving to the next question. Now after IR part, let's begin with the economy portion over here. Question number 71. This standing deposit facility is in the news or was basically created in 2022. तो सर अभी क्यों पढ़ रहे हैं, 23 का तो है नहीं है. Because certain changes and it has been in the news every time when the monetary policy of RBI comes into play after every 2 months. Plus there has been a discussion with respect to this कि right now people have been talking what was the need of bringing a new facility, that is standing deposit facility. So क्या होती है ये standing deposit facility? If I talk about, it's a collateral free liquidity absorption mechanism. It's a collateral free liquidity absorption mechanism. अब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ब्रीफली कि क्या है. वैसे तो आप सब लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ी हुई है ये. सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि वी सॉ अ प्रॉब्लम ऑफ हाई लिक्विडिटी, and we saw this problem even during the time of COVID-19 where people were not able to take funds, people were not able to take loans for their business and all those purposes. So there was a excessive liquidity with the banks. Then after that what happened, that our economy was not in good condition, so there was a lot of pumping of cash in the economy, right? और जब वो pumping of cash किया गया इकोनॉमी के अंदर तो उसकी वजह से क्या हुआ, लिक्विडिटी और इंक्रीज हो गई. जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट की, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा डाला, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन भी आ गया, राइट? एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन अराइज्ड एंड देयर वाज एक्सेसिव लिक्विडिटी विद द बैंक्स, right? It was around 8.5 lakh crores of liquidity that was there when we brought in SDF. So now the problem was कि हमारे पास पहले एक सिस्टम था जिसके अंदर that excessive liquidity from the commercial banks can be sucked up by the RBI with the help of fixed reverse repo rate system, right? But इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी that the RBI has to give collateral विद रिस्पेक्ट टू दिस. आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी वो पैसा बैंक से लेने के लिए. अब बैंक से उन्होंने जब पैसा लिया और आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पे देनी पड़ रही थी. सो देयर वर नॉट इनफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द आरबीआई और आरबीआई डिडंट वांट टू यूज दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज.
सो उन्होंने एक नया मैकेनिज्म बनाया, एंड दिस वाज नॉट अ वेरी न्यू कंसेप्ट, दिस वाज सजेस्टेड बाय द उर्जित पटेल कमेटी ऑफ 2015 ओनली। उससे पहले 2017 में भी ये डिस्कशन में था दैट वी शुड अप्लाई इट, बट होते होते 2019 में अगेन देयर वाज द डिस्कशन टू बेसिकली ब्रिंग एसडीएफ, बट तब नहीं आ पाया, फिर कोविड-19 आ गया, तो उसके बाद 2022 में हमने ये सिस्टम लेके आए जहां पे कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी सक्शन मैकेनिज्म है, एक तरीके से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है ये। नाउ व्हाट आरबीआई कैन डू फॉर अ ओवरनाइट और इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जनरली ओवरनाइट के लिए यूज किया जाता है। सो इफ बैंक्स हैव एक्सेसिव लिक्विडिटी विद देम, they can park it with RBI, वो RBI को दे सकते हैं, they will basically get certain amount of interest on it, so they will earn certain amount of interest and this will basically define the lower floor, right? जब हम basically बात करते हैं जो आपका repo rate है, there are two kinds of rate which defines the ceiling of the repo rate, right? So one is your MSF, that is the top ceiling, and the bottom ceiling will be basically defined by SDF now, right? सो ये जो मैकेनिज्म है ये हम इसलिए लेके आए ताकि कोलेटरल फ्री आरबीआई के पास आप रख दीजिए, आरबीआई से आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेने की जरूरत नहीं है, एंड यू विल कीप अर्निंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट, राइट? सो इट विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी। ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को अब ये क्यों जरूरत पड़ी हमें एब्जॉर्ब करने की? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे हमने क्या किया था, एक्सेसिव लिक्विडिटी वाज प्रोवाइडेड टू बूस्ट अप द इकोनॉमी, बट दिस लेड टू एक्सेसिव इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी। और जब इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो हमें लिक्विडिटी वापस से डिक्रीज करनी थी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, तो हमने एक नया मैकेनिज्म लेके आए, दैट इज योर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट? इट कैन बी फॉर ओवरनाइट, इट कैन इवन बी फॉर लॉन्गर पीरियड, आरबीआई कैन डिसाइड अप कि उसे किस तरीके से यूज करना है, राइट? It will basically, it has replaced this fixed reverse repo rate system, जो आपका पहले फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट सिस्टम होता था, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई से चेंज करती रहती है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ इट हैज रिप्लेस्ड बेसिकली योर व्हाट यू विल कॉल इट एज द रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर रेट फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। It has reversed or it has replaced reversed repo rate as a floor rate for your liquidity adjustment facility LAF में, राइट? अभी जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया क्या हो गया है, अब आपका ये रेपो रेट है, इसके ऊपर की जो सीलिंग होगी वो MSF के थ्रू होगी, राइट? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू, और ये जो लोअर सीलिंग होगी ये SDF के थ्रू हो जाएगी, राइट? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू, राइट? सो यहाँ पे एक सीलिंग हो गई है, बेसिकली आई थिंक अराउंड 50 बेसिस पॉइंट पे है ये एट प्रेजेंट, 50 और 90 बेसिस पॉइंट, राइट? डजेंट मैटर, नंबर्स डजेंट मैटर, बट दिस इज द सिस्टम दैट वी हैव. So it's a tool of the Reserve Bank of India to inject liquidity. That is wrong. It is basically to take liquidity out. SDF is available on all days of the week, while the FRR is only available on certain days. This statement is correct. Now we have basically SDF was, or it's a kind of a on tap system. E-Kuber के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हैं. जो पहले आपका FRR था, राइट? वो क्या था? इट वॉज थ्रू ऑक्शन. सो वो लिमिटेड डेज में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता था, बट ये अब हर दिन अवेलेबल है. एंड रिसेंटली इसीलिए एक और बार न्यूज में थी कि रिवर्स स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी है, कि अगर बैंक्स को भी अपना पैसा चाहिए तो पहले क्या होता था, सैटरडे संडे इट वाज नॉट अवेलेबल, दे विल गेट इट ऑन मंडे ओनली. बट अब वो 7 डेज अवेलेबल करा दिया गया है. वीकेंड को भी बैंक्स चाहें तो अपना पैसा आरबीआई से वापस ले सकते हैं, राइट? सो दैट इज द न्यू चेंज दैट हैज बीन मेड इन इट. SDF does not require any collateral while the FRR does. This statement is correct. So the two statements are correct over here, right? Moving to the next question, which of the following is not a feature of perfectly competitive market? See, I have realized that few of you are students who are basically have been connected with me, जो current affairs मेरे से पढ़ चुके हैं. उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे पास भेजा, and most of them are making a mistake कि वो इस नोट को नहीं पढ़ रहे थे, right? That is why I have highlighted over here. You make these kind of mistakes in UPSC also, and that is why you should do more and more practice. कि आपके ऐसे वर्ड्स पे स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए, और जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सर्कल कर लो. जैसे मैंने यहाँ पे से रेड कलर कर दिया. आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जस्ट सर्कल इट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉट करेक्ट पूछा गया. एंड पीपल आर सेइंग कि सर ये पहला वाला ठीक तो है, स्टेटमेंट द मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो मैंने कहा कि कब गलत बोला, राइट? ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल सही बात है. इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट, एसिमेट्री नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन में. बायर्स सेलर्स सबके पास इन्फॉर्मेशन इक्वली अवेलेबल है. Entry into the market as well as exit from the market are free
फॉर फर्म्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कोई भी एंट्री और एग्जिट बैरियर्स नहीं है फर्म के ऊपर. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, राइट. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? दैट एवरीबडी इज प्रोड्यूसिंग द सेम using same material, same product is being produced or homogeneous product is being produced, and there are multiple people who are producing the same product and there are multiple buyers. So buyers have the choice which seller they want to give, right, which seller they want to purchase from. और यही आपका perfect competition होता है कि you can decide कि मुझे किससे क्या खरीदना है, and on the basis of that you can purchase whatever you like to buy. and अगर कोई भी seller अपना price change करता है, you can switch the seller. so इससे क्या होगा कि there will be no possibility of excessive pricing. एक on a very basic और on a very minimum प्रॉफिट मार्जिन सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कहीं भी अपने प्राइस चेंज करेंगे तो उनके सारे बायर्स जो हैं वो दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, राइट. ऑल्दो इट्स अ वेरी यूटोपियन कंसेप्ट, जनरली ऐसा मार्केट में होता नहीं है. देयर इज वेरी रेयर दैट यू विल फाइंड द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि सबके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ यूएसपी होती है, कहीं ना कहीं कोई वेरिएशन होता है, कंपोजिशन, टेस्ट, राइट. अगर आप बोलें कि सपोज समबडी सेज कि सर like Burger King, Burger King, McD, everybody is making burgers only, बट सबके बर्गर का टेस्ट डिफरेंट है. सो आपको जिसका पसंद होगा आप उसी के पास जाएंगे, राइट. सो वहाँ पे हेट्रोजीनियस है सिस्टम, होमोजीनियस नहीं है. ऑल्दो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको बर्गर प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स को, बट वो सबके लिए सेम प्रोडक्ट नहीं है. तो ये कंपटीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग. ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट. हेट्रो नहीं होगा, होमोजीनियस होगा, सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, राइट. सो दिस इज रॉन्ग एंड दैट विल बी द आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है. सो बी विल बी द आंसर ओवर हियर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, ऑल्दो ये सारे क्वेश्चंस आपको you will feel like कि सर ये तो बेसिक हैं, but these are not basic, these are from current affairs only, right. Though we are discussing in economy and this is what happens in UPSC also, you will see that at least 20 questions will be direct, जैसे अभी हमने IR के किए या लास्ट के हम कुछ करेंगे, and rest 20 to 25 questions, 30 questions will be static questions inspired from the current affairs, or they will be taken from the newspapers itself. But since you have read it in your books or in your class, so it might look like that they are static at that time, right. अब ये जो आप देख रहे हैं, this is taken from an article on greedflation. There was a lot of discussion that was going on few days back, and अगर आप previous year में देखेंगे, last 2 years के पेपर देखेंगे यूपीएससी के, सिर्फ 2 साल के, 10 साल 5 साल में नहीं बात कर रहा हूँ, I'm just saying 2 years, then at least 6 to 7 questions have come on inflation in your prelims. Every year there are more than 3 questions that are coming from inflation in your prelims, and they are all from current affairs. They are all from applied, like they are all in the form of applied forms of inflation, right. कि उसका बेसिकली इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या रहेंगे, किस चीज़ पर रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, पॉलिसी चेंजेस क्या होनी चाहिए, इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. व्हाई दे हैव बीन आस्क्ड, अभी हम जो पहले थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, द सेम रीजन, क्योंकि इन्फ्लेशन वी हैव सीन आफ्टर कोविड-19, all the governments pumped a lot of money in their economies to boost the economies, and this pumping of money led to inflation. and उसके बाद हमने पिछले 1 से 1.5 साल में जो देखा, that was the increase in the rates, right, increase in the rates with respect to your repo rate, bank rates, CRR, SLR, whatever it may be. so वहाँ पे liquidity को सक करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की गई है, right. so this question is basically related to that thing only कि एक there was a discussion that was happening in the newspapers that in USA and the European nations, the people are claiming that the inflation that they are facing right now is not due to liquidity. It is due to the greed of the corporates. जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उसे उन्होंने नाम दिया greedflation, that they have increased their profit margins in the name of inflation. कि कोई प्रोडक्ट है वो पहले 10 रुपीज़ का आता था, अब उन्होंने उसका प्राइस बढ़ा के 15 कर दिया है, and though the inflation impact was only 1 rupee or 2 rupee, they have increased it further by 3 rupees to maximize their profits. इसे बोला गया greedflation, right. so they said that the problem that these developed nations, European nations and USA are facing is of greedflation and not inflation per se, right. so हम कितने भी आप रेट इंक्रीज करते रहिए उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना था, and the discussion was going on. In that article only all these explanations were given कि
ये चीजें होती क्या है? इन्फ्लेशन तो आप सबको पता है, इन्फ्लेशन इज कि जो आपका रेट इंक्रीज हो रहा है ऑन अ मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, राइट? देन व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? आपका रेट इंक्रीज कर रहा है, राइट? सो कोई चीज अगर 10 रुपए की है, राइट, इफ समथिंग इज ऑफ 10 रुपीज, मे बी नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑफ 11 रुपीज, दैट इज इन्फ्लेशन ऑफ 10%, राइट? उसके अगले साल हो सकता है इट विल बी ऑफ 12 रुपीज, दिस इज इन्फ्लेशन. डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि ये जो 10 रुपए की चीज है, अगले साल इसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होकर 9 रुपीज हो गया, दैट इज डिफ्लेशन, राइट? पूरा का पूरा अपोजिट हो गया. उसके अगले साल या उसके अगले महीने डिक्रीज होके 8 रुपीज हो गया, दैट इज योर डिफ्लेशन, इज अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स थ्रू आउट एन इकोनॉमी. फिर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन इज जहां पे इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट अ रेट हायर देन द प्रीवियस टाइम, राइट? सो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे दिस इज बेसिकली द इंक्रीज इज 11 rupees first suppose, and the next time the increase is 11.5 rupees and not 12 rupees. So percentage term में अगर हम बात करेंगे तो वो decrease हो रहा है, that is your disflation. You can see over here जो आपको ये दिख रहा है, that is कि प्राइस तो बढ़ा है, इन्फ्लेशन रहा है मार्केट के अंदर, बट इन्फ्लेशन परसेंटेज की टर्म्स में उतना नहीं रहा है जितना उससे पिछले साल था. तो इन्फ्लेशन जो है परसेंटेज टर्म में डिक्रीज हो रहा है, बट द प्राइजेज आर इंक्रीजिंग, सो इट्स इन्फ्लेटेड ओनली बट लेस देन व्हाट इट शुड बी if there should be a constant increase, जो हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन के केस में देखा. so this is your डिसफ्लेशन. एंड डिफ्लेशन क्या है? जहां पे एक्चुअल मार्केट के अंदर प्राइस डिक्रीज हो रहा है उस कमोडिटी का, 10 रुपए की चीज 9 रुपए की हो गई है, राइट? यहां पे क्या हो रहा है? 10 रुपए की चीज 10.5 की हुई है, 11 की नहीं हुई है, तो डिसफ्लेशन है, राइट? बट अगर 10 की चीज 9 की हो गई है तो क्या है? वो आपका डिफ्लेशन है. दोनों के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट माइन्यूट नहीं है एक्चुअली, डिफरेंस तो काफी बड़ा है. समझने के लिए या मैं बात करूं कि उनकी नोमेनक्लेचर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, राइट? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डिसफ्लेशन क्या है? इज अ सिचुएशन व्हेन प्राइस इन्फ्लेशन स्लोज डाउन टेम्परेरीली, राइट? सो प्राइस इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट इट स्लोज डाउन टेम्परेरीली, जिस रेट से पहले हो रहा था अब उस रेट से नहीं हो रहा है, राइट? विच इज ऑल्सो करेक्ट. रिफ्लेशन क्या होता है? Again, we have seen this when we saw the COVID-19, and after COVID-19 people were not having money enough to buy those things or not interested because there was a threat कि आगे कैसा हो रहने वाला है फ्यूचर, राइट? सो उस टाइम पे क्या किया गया? मनी पंप की गई वापस से इन्फ्लेशन लाने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ ऑल्सो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन. इसीलिए हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं. जो हमने 2 to 6% में हमारा इन्फ्लेशन रखना है, वो इट्स अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग दैट वी आर डूइंग. So reflation is a policy that is enacted after a period of economic slowdown or contraction, right? Which is also correct. Generally, it is formed after that, right? So all the 3 statements are correct over here, right? Moving to the next question, very simple and very basic question again from the inflation only, right? So जैसे UPSC 3 सवाल पूछता है, यहाँ पे भी 2 सवाल पूछे गए हैं इन्फ्लेशन के ऊपर. So first statement is CPI, Consumer Price Index, is widely used for estimation of price change in an economy, which is correct. वाइडली आपका सीपीआई यूज किया जाता है टू मेजर प्राइस चेंज, although it is not very holistic, but the good part is that it covers, or the basket of goods and services it covers are basically those which generally impact the common people like you and me, right? So CPI ही यूज किया जाता है most of the developed and developing nations के अंदर. The second statement is CPI encompass all aspects of economic activity such as investment, saving or international trade along with consumer price. यहाँ पे आप देखिए कि दिस इज बेसिकली जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज. इसके अंदर ये जो ड्रॉबैक बताया जाता है, ये एक बहुत लाइक देयर आर मल्टीपल ड्रॉबैक्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट सीपीआई, दैट व्हाई सीपीआई is not the exact measure of inflation, and one of the point is that it doesn't measure the activities like your investments and saving and international trade. It only measures the basket. आपने देखा होगा CPI जनरली वैसे तो 5 तरीके का होता है, बट आपने CPI जो 3 आपने देखा होगा, दैट इज CPI रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, राइट? सो ये जो बेसिकली क्या करते हैं, मार्केट्स में जाके जो रिटेल प्राइजेस हैं वो कैप्चर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेज विच आर कंडक्टेड बाय NSO, राइट? आपके NSO जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर आती है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो आती है, उनके थ्रू ये सर्वेज कंडक्ट कराए जाते हैं टू मेजर द इन्फ्लेशन दैट इज टेकिंग प्लेस. उन्होंने एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाए हुए हैं और कुछ सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया हुआ है.
एंड उन्हें मेजर करते हैं कुछ अर्बन एरियाज की मार्केट में, कुछ रूरल एरियाज की मार्केट में, और कुछ कंबाइंड करके फाइनल रिजल्ट देते हैं कि हमारा मंथली बेसिस पे लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली कितना इन्फ्लेशन हुआ है, राइट. सो इट डजंट कैप्चर इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड और द प्राइजेस फ्लक्चुएशन इन दैट. प्लस इस तरीके के कुछ और एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, एलिगेशंस कहिए या बोलिए कि कुछ और ड्रॉबैक्स भी डिस्कस किए जाते हैं, दैट सर्टेन अदर थिंग्स लाइक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मटेरियल. आपने कुछ कमोडिटीज फिक्स की हुई हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन दीज प्राइजेस ऑफ दोज कमोडिटीज इंक्रीजेज, people basically use their substitutes which are at a cheaper price. So जो आप एक्चुअल इन्फ्लेशन बता रहे हैं, हो सकता है लोगों को उतना इन्फ्लेशन लग ना रहा हो बिकॉज दे हैव बीन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. इस तरीके से ये एक और यहाँ पे ड्रॉबैक है. बट सिंस वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल, ये बहुत स्टैटिक, आपने सीपीआई डब्ल्यूपीआई सारी चीजें पढ़ी होंगी कि डब्ल्यूपीआई के अंदर सर्विस सेक्टर नहीं होता है, सीपीआई के अंदर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, राइट. सो यू कैन सी ओवर हियर कि पहली बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है जो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगी कि यस सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही तो यूज होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस चेंज इन एन इकोनॉमी. दूसरी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी फैक्चुअल है, बट अगर आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस, पिछली बार बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए थे पेपर में, एंड आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर सी और डी है, एंड सी और डी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है इस टाइप के क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस में, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता चल गई तो गलत है, राइट. अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है कि वो गलत है तो आपके दोनों ऑप्शंस ही यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, और इनमें से आपको जो स्टेटमेंट पता है गलत है, आप सीधा आंसर पे पहुंच सकते हैं, राइट. सो लास्ट टाइम इट वाज अ न्यू थिंग फॉर यू, बट दिस ईयर प्रैक्टिस मोर, राइट. ये क्वेश्चंस पहले आते थे, वी जनरली यूज्ड टू गिव इट इन द टेस्ट सीरीज लाइक 1 or 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि इन्हें वापस से रिपीट किया जाएगा, एंड दिस ईयर वी सॉ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. यहाँ पे डिफिकल्टी आती है जब ऑप्शंस ए और बी में से कोई होता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, राइट. वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस दे आर ऑन द इजियर साइड. आपको पता चल गया कि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी सी ओनली, राइट. So the answer will be C only. अब CPI कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि मैंने जो पहली स्टेटमेंट दी कि वाइडली यूज किया जाता है, सो बहुत सारी जगह जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, जिसके थ्रू आपकी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसमें ये यूज किया जाता है. जो आपका डीएनएस अलाउंस होता है, डीएज होते हैं, जिसके थ्रू आपकी सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पेंशन्स हाइक डिसाइड किए जाते हैं एवरी 6 months जनरली, वो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है डीएनएस अलाउंस जो है, राइट. सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एज अ डिफ्लेटर भी हम इसी को यूज़ करते हैं इन द नेशनल अकाउंट्स में, जो हम डिफ्लेटर यूज़ करते हैं वो भी इसी को यूज़ किया जाता है. सो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है. अभी हमने थोड़े दिन पहले या थोड़े साल पहले इसका बेस ईयर चेंज किया था. नाउ द बेस ईयर इज 2012 फॉर विद रिस्पेक्ट टू दीज 3. अगर मैं बात करता हूँ रूरल अर्बन कंबाइंड, सो बेस ईयर हैज बीन चेंज फ्रॉम 2010 to 2012. सो एक कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विच कुड बी हैंडी व्हाइल आंसरिंग इन योर प्रीलिम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडियाज एमपीआई हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी और ओपीएचआई का भी देखा है तो यही 3 इंडिकेटर हैं, और तीनों में इक्वल वेटेज है 1/3 1/3 1/3. वही इंडिया के केस में भी है, जो दिस इज बेसिकली नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग प्रोवाइड कराता है, उसमें भी हमने यही 3 इंडिकेटर रखे हैं और तीनों को इक्वल वेटेज दिया, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Other than the indicators used in global multidimensional poverty index, India's MPI include 2 additional indicators, maternal health and bank account. This is also correct. इंडिया का जो आपका multidimensional poverty index है, we have made 2 changes in it. What are those 2 changes? दोनों changes यहाँ पे पूछे गए हैं. First is basically in the sector of health. Health के अंदर we have added your maternal health. कि maternal health के हमने एक criteria दिया है, and the weightage has been divided as 1/6, 1/12 and 1/12, राइट. जहाँ पे चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड आपका न्यूट्रिशन, जो पहली 2 चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, न्यूट्रिशन यहाँ पे आ जाएगा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है. तो हमने उसकी 2 की जगह 3 इंडिकेटर कर दिए. एजुकेशन में हमने सेम रखे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द अदर इंडिकेटर्स आर सेम,
बट जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपने देखा होगा ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, इसके अंदर 1/3 वेटेज है और उसको फर्दर हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज बेसिकली 1/18 ऑफ द वेटेज इज देयर टू ईच एंड एवरी पार्ट। हमने यहाँ पे 6 की जगह हमने इसे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 7 पार्ट and the weightage has been changed to 1/21 for each of the part. Cooking gas, fuel, sanitation, आपकी ये सारी चीज़ें हो गई, assets हो गई, and at last we have added one more thing, that is your bank account, right? Thanks to our Jan Dhan Yojana and all, we have opened those bank accounts. So इसकी वजह से यहाँ पे हमने इसे भी ट्रैक करने के लिए ऐड किया गया है. So these are the 2 major changes that we have added and both have been asked over here. Headcount ratio of MPI refers to the proportion of individuals identified as multidimensionally poor in the population. This is also correct. So all the 3 statements given over here are correct. Just to give you a brief idea, ये हमारा basically segregation है आपका National Multidimensional Poverty Index के अंदर. Health 1/3 weightage, so 1/6 nutrition and जो नीचे का 1/6 होता था उसे डिवाइड कर दिया गया है. अगर आप ग्लोबल वाले में देखेंगे तो इट इज ओनली चाइल्ड मॉर्टेलिटी. यहाँ पे हमने किया है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी एंड एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल केयर इज बेसिकली द मैटरनल हेल्थ वी हैव बीन डिस्कसिंग ओवर हियर. सो ये बेसिकली यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं. देन एजुकेशन वी हैव केप्ट सेम, 1/3 है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द स्कूल अटेंडेंस 1/6 एंड 1/6. फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मैंने बताया कि वहाँ पे 6 होते थे और यहाँ पे हमने 7 कर दिए. सो कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, दे हैव बीन केप्ट सेम. द लास्ट वन दैट वी हैव एडेड इज बैंक अकाउंट और हमने यहाँ पे 1/18 की जगह इसे 1/27 कर दिया है सबका रेशियो, राइट. एंड यू कैन कंपेयर इट फ्रॉम हेयर. ये आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है. हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, राइट. सो वी हैव आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग. और ये 2 मेजर चेंजेस हैं जो हमने किए हैं इसके अंदर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू वेरियस कर्व्स एंड इंडाइसेस consider the following statement. पहला है flip curve. It shows the relation between GDP and inflation. GDP and inflation. That is wrong. Flip curve क्या बताता है? It talks about the relation between inflation and unemployment. क्या बोलता है ये कि जैसे जैसे आपकी बेसिकली this type of curve will be there. Unemployment जैसे जैसे बढ़ेगी inflation घटता जाएगा. यहाँ पे मैं अगर इसे unemployment बता दूं, so जैसे जैसे आपकी unemployment increase होती जाएगी आपका inflation जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. और जैसे जैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा. ये कौन बात करता है? आपका फ्लिप्स कर्व, राइट. लेफर कर्व क्या बात करता है? सेकंड स्टेटमेंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू. दैट इज करेक्ट, राइट. सो ये आपने देखा होगा कि इन्वर्टेड बेल कर्व एक तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, विच सेज कि आपका अगर टैक्स रेट ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड और यहाँ पे रेवेन्यू क्या बोलता है ये कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे इनिशियली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट देयर इज अ ऑप्टिमम लिमिट. उसके बाद अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन? द इवेजन विल स्टार्ट एंड इवेजन होने की वजह से क्या होगा? आपका रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज होने लगेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज योर लेफर कर्व, राइट. Then we have Rahn curve. It shows relationship between level of government spending and economic growth. ये दोनों आपने जनरली स्टैटिक में पढ़े होंगे. Rahn curve might be new for few people. So Rahn curve की यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दी गई है? Relationship between level of government spending and economic growth. ये भी हमारे करंट के डिस्कशन से आता है. जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने बात की गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई आफ्टर कोविड-19 टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो Rahn curve भी यही बोलता है कि इट विल बी लाइक दिस ओनली. या फिर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्क्यूड होता है इस तरीके से, राइट. सो जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाता जाएगा तो वहां पे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ने लगेंगे गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाता रहता है कंटिन्यूअसली. प्लस इट विल लीड टू कि आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट होने लगेगा. प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा नहीं जाएगा. प्लस इट विल इम्पैक्ट अदर थिंग्स इन द इकोनॉमी एंड दिस माइट लीड टू डिक्रीज इन द economic growth, right. And so the third statement is also correct and the answer will be B, that is 2 and 3. You can see over here we have just discussed flip curve, an economic concept developed by A.W. Philip stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship, right. So जैसे जैसे आपकी unemployment बढ़ रही है आपका inflation घट रहा है.
Then Laffer curve, it curve that visually shows the relationship between the tax rate and the amount of tax revenue collected by government. तो ये मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगा और फिर ये डिक्रीज होने लगेगा. एंड जनरली जब आप बात करते हैं कि इंडिया के अंदर 97% टैक्स लगने लग गया था एक टाइम में एंड ऑल दोज थिंग्स, सो वहां पे हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Laffer कर्व दैट व्हाई इट वाज नॉट जस्टिफाइड एंड व्हाई इट कुड हैव लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स, और फिर हमने उसे डिक्रीज किया वापस से. Then this is your Rahn curve which basically talks about कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शुरू में इंक्रीज करेगी, बट आफ्टर अ पीक इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, राइट. सो ये 3 कर्व्स आपसे पूछे गए हैं. ये मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं. सो ट्राई टू बेसिकली रिमेंबर दोज थिंग्स. फिलिप कर्व, लैफर कर्व ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी, राइट. रान कर्व माइट बी न्यू बट इन द करंट डिस्कशंस यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. Right, next question is with respect to CRR and SLR. Again a very factual and static question. Right, हमने monetary policies में changes होते हुए देखे गए हैं. Demand has been there to increase the portion of CRR, SLR instead of increasing the rates with respect to repo rate and all. ऐसे discussions भी आपने देखे होंगे. So CRR is calculated on the basis of gross demand and time liabilities, while SLR is calculated on the basis of net demand and time liabilities. Both CRR and SLR are calculated on the basis of net time and net demand and time liabilities. So this is wrong. यहाँ पे net आना चाहिए था, right. बहुत ही बेसिकली आप देखेंगे कि माइन्यूट डिटेल है, बट जिससे CRR SLR आपने पढ़ा होगा. So both are basically same principle is used, right. They are calculated on the basis of net demand and time liabilities. There is no interest earned on CRR, which is correct, क्योंकि ये कैश रिजर्व फॉर्म में रखना होता है. CRR होता है क्या, कैश रिजर्व रेशियो. ये कहाँ पे रखा जाता है, RBI के पास रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट. वेल देयर इज इंटरेस्ट अर्नड इन SLR. SLR जो है वो किस फॉर्म में रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, इनकी फॉर्म में रखते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, राइट. ये बैंक्स अपने पास ही रखते हैं, उनको बस वो ब्लॉक करके रखना होता है. उतना परसेंटेज से 22% विल बी ब्लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट आर देयर, अदर टूल्स दैट आर देयर. वो पर्पस दोनों का अलग अलग है. CRR का पर्पस होता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि आपके पास इतना कैश रहना चाहिए कि जब लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो RBI आपको दे सके, या जब चाहिए हो तो इसे इंक्रीज करके और कैश आपसे ले सके. SLR का पर्पस होता है बेसिकली टू टेक सर्टेन काइंड्स ऑफ शॉक एंड टू ऑलवेज हैव अ लिक्विडिटी इन द हैंड, कि आप इन्हें लिक्विडेट कर सकें. आप ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा रखें कि कभी भी डिमांड इंक्रीज होती है तो आप उसे वापस लोगों को पैसा दे सकें. इन द केस ऑफ फेलियर्स ऑफ बैंक एंड ऑल, दैट विल बी काइंड ऑफ अ बफर दैट दीज बैंक्स विल हैव, कि सबका पैसा नहीं डूबेगा. At least a limited amount of money in the form of 25-26% of the money is stored somewhere in the RBI and the consumer bank, or in the commercial bank. CRR is maintained with the RBI while SLR is held by the bank themselves. This statement is also correct, right. So the statement 2 and 3 are correct. Moving to the next question, with respect to taxation, consider the following statements. पहली स्टेटमेंट क्या है, ड्यूटी टू पे टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन मेड बाय यूजिंग पॉलिटी एंड इकोनॉमी. वी हैव सीन कि यूपीएससी भी ऐसे काफ़ी बार करता है, बेसिकली जहाँ पे आपके टॉपिक्स को मिक्स किया जाता है या आपके सब्जेक्ट्स को मिक्स किया जाता है. सो पहली स्टेटमेंट क्या है, आपने कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज में देखा है दैट यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स, राइट. ऐसी कहीं भी कोई ड्यूटी नहीं है, ऑल्दो इट वाज सजेस्टेड बाय द कमेटी व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर बीइंग फ्रेम्ड, बट उसे ड्यूटीज के अंदर रखा नहीं गया था. दो दे कैन नॉट बी बेसिकली जस्टिफाइबल अंडर द कोड, बट फिर भी उसे नहीं रखा गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Second is securities transaction tax. It is a type of direct tax that is levied by the central government. That is correct. आप कोई भी इक्विटी, बॉन्ड, कुछ भी आप सेल परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड सेल परचेज करते हैं, so you will be charged an STT, securities transaction tax, which is directly applicable on the person who is buying or selling, right. दोनों के ऊपर applicable होता है, तो it's a direct tax. It cannot be transferred to any third person, कि आपसे जो खरीद रहा है वो STT पे करेगा, नहीं. आप बेच रहे हैं तो आप भी पे कर रहे हैं, जो खरीद रहा है वो भी पे कर रहा है, राइट. एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट होता है विच गवर्नमेंट चार्जेस ऑन द बाय एंड सेल. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दोनों चीजों पे लगता है, बाय और सेल पे, एंड इट्स अ डायरेक्ट टैक्स, राइट. सो इट्स अ डायरेक्ट टैक्स. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स. नो, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स विच इज अप्लाइड ऑन द ट्रांजेक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी.
चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो आपकी इक्विटीज़ हैं, चाहे वो आपके शेयर्स हैं। सो एसटीटी गवर्नमेंट चार्ज करती है टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, बहुत ही नॉमिनल सा होता है। सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट विच विल बी बी। With reference to global economic situation, consider the following statement. Again, this question has been in the news for last, I think, around जब से रेट इंक्रीज करना शुरू किया उसके जस्ट बाद से ये डिस्कशन में है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व एंड सॉफ्ट लैंडिंग। अब सॉफ्ट लैंडिंग और इन्वर्टेड यील्ड कर्व मैं दोनों आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, ऑल्दो यू आर ऑल अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स के अंदर हमारे दो मेजर चीजें होती हैं, एक होता है आपका कूपन रेट एंड द अदर इज द यील्ड ऑफ द बॉन्ड। क्या डिफरेंस होता है कूपन रेट और यील्ड के अंदर? सपोज अ बॉन्ड हैज बीन इशूड, व्हेन इट इज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम या इन द प्राइमरी मार्केट, सो क्या होता है, एक कूपन रेट फिक्स किया जाता है। सपोज द बॉन्ड प्राइस इज ऑफ 100 रुपीज, it will be fixed that there will be a 10% coupon rate, so you will get 10% interest on this bond on a yearly basis and the maturity period is say 10 years. So आपको 10 साल में you will get 10 rupees every year in the form of interest and your principal will be returned at the end of 10th year, so you will be getting 100 rupees after 10 years. So ultimately क्या हुआ कि आपको 10 rupees interest मिलता रहा पर annum, प्लस आपका प्रिंसिपल वापस आएगा, तो यू विल गेट 200 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स। सो ये जो फिक्स 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स 10 रुपीज जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं कूपन रेट। दिस इज फिक्स्ड जनरली, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज रेफर्ड एज कूपन रेट। नाउ दीज बॉन्ड्स कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब आप अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे इन्हें ट्रेड कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को। इफ यू हैव इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स, सपोज यू नीड दिस मनी अर्जेंटली आफ्टर 2 ईयर्स, यू कैन सेल और परचेज दीज बॉन्ड्स इन द मार्केट। अब जब ये सेकेंडरी मार्केट में आप बेचेंगे, सो आपने 100 रुपीज का परचेज किया था, देन द अमाउंट दैट यू विल बी गेटिंग माइट बी 80 रुपीज फॉर दिस और माइट बी 100 रुपीज। जब इफ यू आर सेलिंग इट एट अ प्राइस ऑफ 80 rupees, it is referred as discount, that you are selling it as at a discount. And when you are selling it at a price of 120 rupees, then आप basically क्या कर रहे हैं? You are charging a premium. आप 100 रुपए में आपने लिया था and 2 साल बाद आप उसे बेच रहे हैं, you have already taken 20 rupees interest from this and still you are selling it at 120 rupees. अब ये दोनों में बेसिकली कब होगा? आपका बॉन्ड 80 पे जाएगा या 120 पे जाएगा, इट विल बी डिफाइंड कि उस टाइम पे मार्केट की कंडीशंस क्या है, एट व्हाट प्राइस द न्यू बॉन्ड्स, एट व्हाट रेट द न्यू बॉन्ड्स आर गिविंग, राइट? सपोज इस बेसिस पे अगर सपोज आपने इसे 80 रुपीज का किसी को बेचा, इफ आई हैव परचेस्ड फ्रॉम यू एट 80 रुपीज, सो आई विल बी गेटिंग 10 रुपीज फिक्स इंटरेस्ट, राइट? सो मुझे क्या मिल रहा है? 10 रुपीज मिल रहा है, बट आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 80 रुपीज। सो हाउ मच आई विल बी गेटिंग? How much I will be getting? Right? So यहां पे अगर आप देखें तो मुझे कितना मिल रहा है? Basically I will be getting 12.5%. I will be getting 12.5% over here. मुझे मिल रहा है 12.5%. So यहां पे मुझे क्या हुआ? इसकी yield क्या हो गई? Yield has increased from 10% to 12.5%. सिमिलरली इन दिस केस, जब मैं इसे प्रीमियम पे बेच रहा हूं तो बॉन्ड प्राइस मैंने इंक्रीज कर दिया, तो यील्ड क्या हो गई? यील्ड विल डिक्रीज, यील्ड विल डिक्रीज, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट तो 10 ही मिलेगा, बट वो किसका मिलेगा? वो 120 का मिलेगा 10, राइट? वो 120 का 10 मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखें यहां पे, सो दिस इज 25 by 3, इट विल बी 8.25, इट विल बी 8.25। सो अब मेरी इन्वेस्टमेंट 120 रुपीज और मुझे यील्ड कितनी मिल रही है? 8.25। सो यहां पे आपने एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है आपका, जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी यील्ड क्या है? दे हैव अ इनवर्स रिलेशन, यील्ड विल डिक्रीज, यील्ड विल डिक्रीज, राइट? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट डिफाइन कैसे होगा कि मैं इसे 80 पे बेचूंगा या 120 पे बेचूंगा? इट इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती हैं। सपोज like after 2 years the market scenario has changed and the market scenario has changed to an extent कि हमारे जो रेट्स हैं वो और इंक्रीज हो गए हैं, and this now the bonds are giving
इंटरेस्ट रेट ऑफ और कूपन रेट ऑफ 11%. सो अगर मुझे अपना बॉन्ड बेचना है जो ऑलरेडी मैं 2 साल यूज कर चुका हूं या 2 साल में उसका कूपन रेट से इंटरेस्ट ले चुका हूं, देन आई हैव टू बेसिकली मेक इट मोर एंटाइसिंग फॉर द कस्टमर. सो मुझे वो 80 रुपीज पे देना पड़ेगा ताकि जो मार्केट में बॉन्ड का कूपन रेट 11% चल रहा है उसकी जगह पे मैं उन्हें बोलूं कि यू विल फाइंड 12.5% इफ यू परचेज दिस बॉन्ड फ्रॉम मी. सिमिलरली अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी चल रही हैं, इन्फ्लेशन कम है या रेपो रेट कम है और बॉन्ड यील्ड्स जो हैं, कूपन रेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, राइट, देयर इज इजी फ्लोइंग मनी, आपकी लेस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिल रहा है मार्केट से, यू कैन बोरो मनी, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दिस केस आई विल सेल इट एट अ प्रीमियम. कि सपोज अभी मार्केट में 6% मिल रहा है कूपन रेट, आई विल से कि सी 6% मिल रहा है कूपन रेट, मैं अगर इसे 120 पे भी बेचता हूं तो यू विल गेट 8.25%. सो इसमें दोनों का प्रॉफिट है. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पे जिसने प्रीमियम पे बेचा ही विल अर्न 40 रुपीज इन 2 years, विच सिंपली मीन्स कि उसे 40 रुपीज 2 साल में मिले, ही विल अर्न 40% इन 2 years, क्योंकि प्रीमियम की वजह से 20% बेनिफिट, 20% इंटरेस्ट उसने ले लिया था, राइट. सो ये मार्केट कंडीशंस पे डिफाइंड होता है. अब समझते हैं इस वाले कंसेप्ट को, इन्वर्टेड यील्ड कर्व के कंसेप्ट को. जनरली क्या होता है कि जितना आपका लॉन्गर टेन्योर का बॉन्ड होता है या लॉन्गर टेन्योर की इन्वेस्टमेंट होती है, देयर इज मोर इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट इज हायर. ऐसा क्यों होता है? इट इज वेरी सिंपल. इफ यू आर लॉकिंग योर मनी फॉर 5 years, you might be getting 10% interest rate. But if you are ready to lock your money for 10 years, you might be getting 13% interest rate, because एक तो वहां पे जो आपसे पैसा ले रहा है उसके पास एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कि मेरे पास 10 years से इन्वेस्ट करने के लिए इस पैसे को, एंड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. सेकेंड थिंग इज दैट यू आर बेसिकली कंसिडरिंग ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिनेरियो, एंड इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी इट इज एक्सपेक्टेड कि आप बेसिकली लंबे टाइम के लिए अपना पैसा दे रहे हैं, आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दे, देन यू माइट हैव अर्न मोर प्रॉफिट, राइट. सो आप चाहेंगे कि आपको अगर आप बॉन्ड में दे रहे हैं तो वहां से भी आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, राइट. सो जनरली जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, बॉन्ड का यील्ड आपका, या फिर मैं बोलूं बॉन्ड का कूपन रेट हायर होता है, राइट. सो बॉन्ड का कूपन यील्ड जो है वो हायर होता जाएगा जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है, जस्ट लाइक योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट. बट इन केस ऑफ इफ द मार्केट इज नॉट स्टेबल, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, सपोज देयर इज अ रिसेशन, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ से कोविड-19 जैसे अभी हमने देखा, तो उस टाइम पे क्या होता है, पीपल आर बेसिकली सेलिंग ऑल देयर इक्विटीज एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स. और वो जब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, सो इट विल बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कंडीशंस ठीक हो सकती हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या होगा, द प्राइस माइट इंक्रीज और डिक्रीज, बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ो या घट सकता है. इन दिस केस कि जब इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है तो जनरली व्हाट हैपेंस कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, आपकी जो यील्ड है वो डिक्रीज हो रही है. इसे बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व. एज द मैच्योरिटी टाइम इज इंक्रीजिंग, द यील्ड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, राइट. लेकिन शॉर्टर पीरियड में क्या हो रहा है, आपकी यील्ड ज्यादा है, क्योंकि लोगों को स्टेबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, मे बी, राइट. देन एक और कंडीशन, इसमें बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, उतनी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, लेट इट बी, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ इसे. सो ये आपका होता है नॉर्मल कर्व कि जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज करेगा वो आपकी यील्ड इंक्रीज करती जाएगी, एंड ये है इन्वर्टेड यील्ड कर्व. ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है दैट दे हैव बेसिकली एनालाइज्ड द डेटा फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड, व्हेनेवर दिस इन्वर्जन ऑफ यील्ड कर्व हैव हैपन, जहां पे कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अगर आप किसी बॉन्ड को खरीद रहे हैं तो आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है या यील्ड कम मिल रही है, और शॉर्टर पीरियड के लिए खरीद रहे हैं तो यील्ड ज्यादा मिल रही है. इट सिंपली मीन्स कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम इक्विटीज टू द सेफर हेवंस, एंड आगे आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है लॉन्ग रन में, इट इज नॉट बेसिकली वेरी गुड, और पीपल आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. सो वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं और यील्ड डिक्रीज हो रहा है, ऐसा माना जाता है. एंड दिस दे से दैट इट बेसिकली इंडिकेट्स कि रिसेशन इज coming. They have given certain example कि 1975, 1980s, 2007, before subprime crisis, ये inversion of yield curve हुआ है. Even before COVID-19, they have said that there was an inversion of yield curve in 2019, and nobody was aware about COVID-19 at that time. But still we saw inversion of yield curve, and then we saw basically the problem of recession that we have seen. So उनका ऐसा मानना है कि जब भी inversion of yield curve होता है, the possibility of recession is there. It is not always. It doesn't mean whenever there is inversion of yield curve, it will lead to recession. But the
proper data which shows that multiple times inversion of yield curve has taken place, but whenever recession has taken place, before that there was inversion of yield curve, right? So ये जो पहली statement है, inverted yield curve shows that a long term interest rates are lesser than the short term interest rate. That is correct. And इससे लोग बोल रहे थे, although they have been predicting it from last 1.5 years and we have not seen the recession yet luckily, but they have been predicting कि inversion of yield curve हुआ है in USA and your European countries, India में नहीं था, so there is a possibility of having, or there is a possibility of basically recession that is coming, right? And second thing is about soft landing. Soft landing क्या होती है? It was a term that was multiple times used by the Fed, right? जो आपकी monetary policy US की आती है. They said that we have been increasing continuously, we have been increasing the rate of interest and we are trying to manage कि हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से रिसेशन भी ना आए. सो हम इन्फ्लेशन को डील करना चाहते हैं विदाउट ब्रिंगिंग रिसेशन एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट सॉफ्ट लैंडिंग जहां पे हम रेट्स इंक्रीज करें एंड इट विल नॉट लीड टू रिसेशन, राइट? सो सेकंड स्टेटमेंट इज अ सॉफ्ट लैंडिंग इज अ साइक्लिकल स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ दैट अवॉइड्स रिसेशन, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स गिवन ओवर हियर आर करेक्ट. Again, a very new concept which we have seen that many people, you must have seen that many people got fired because they have been found doing multiple jobs because of work from home culture that was brought in by COVID-19 and people started to work from their home and they have a fixed job and they were taking certain other freelance work or they are basically associated with two different corporates at the same time. ऐसे भी cases हमने देखे, उसी को बोलते हैं moonlighting. Right? So the practice of taking up secondary job after work hours without informing or taking consent of the current employer is known as moonlighting. Right? So this term moonlighting was made famous in the last few years after COVID-19, where it has been found that many people, since they can work from home in many places, they have started doing this कि वो एक काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी के साथ भी associated है in the different shift hours, right? Which is referred as moonlighting. Next is peer-to-peer lending. Again a very basically it's not a new concept per se, but अभी इंडिया के अंदर now it is at a boom, right? You must be seeing that many NBFCs and many online applications like BharatPay, Cred and all, they have started doing crowd lending where they have been taking money from the people like you and me and they have been giving it to the people like you and me at a different rate. Like suppose if I have excess money with my bank account, I can give them that money and they will basically lend it to someone else. They will give me say 10% interest and they will charge 15% interest seeing their credit rating. So basically minimizing the risk and all those things. This is basically referred as peer-to-peer lending. कि हाँ एक दूसरे से क्राउड लैंडिंग की, आपने पैसा इकट्ठा किया, सो मेरा पैसा आपने किसी और को दे दिया, दैट इज पीयर टू पीयर लैंडिंग. बेसिकली मेरे और आपके बीच में जो लैंडिंग है दैट इज पीयर टू पीयर, ये रेगुलेटेड फॉर्म में है. सो पीयर टू पीयर लैंडिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज क्राउड लैंडिंग विच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. P2P NBFC's lending is capped at 50 lakh. Initially it was at 10 lakh, right? But abhi, I think it has been 2 or 3 years now, it has been increased to 50 lakh. So this statement is also correct. P2P lending is regulated by SEBI in India. SEBI का काम किसको रेगुलेट करना है? स्टॉक मार्केट्स को, राइट? क्या ये लैंडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर हो रही है? सर नहीं, इट इज बेसिकली बीइंग डन बाय NBFCs which are regulated by RBI. So this statement would be wrong over here. So 1 and 2 are correct. So the answer will be A. RoadTap scheme, again very important scheme. Recently, see, it was in the news from last 2-3 years. Recently we have seen it again in the news when USA has applied or USA is talking about putting countervailing duties on the Indian products, right? Because of the RoadTap scheme. RoadTap scheme के अंदर हम क्या कर रहे हैं? We are providing remissions, we are providing rebates with respect to indirect taxes. कि आपने suppose if some industry is exporting, making certain products and exporting those products, so हम उन exported products के ऊपर जो भी आपका खर्चा आया है, whatever taxes that the government has collected in the form of electricity के ऊपर जो indirect taxes थे या आपके transportation के ऊपर जो indirect taxes थे, government उन्हें वापस कर रही है basically to make our exports more competitive. इससे पहले जो हमारी स्कीम थी MEIS, दिस वाज आल्सो देयर आल्सो वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, बट वहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं, हम वहाँ पे डायरेक्ट उन्हें वी आर प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल बेनिफिट्स और सब्सिडीज इन दैट फॉर्म विच वाज अगेंस्ट द WTO प्रिंसिपल एंड बेसिकली कंट्रीज लाइक USA took us to the WTO. So we scrapped that scheme and we brought this new scheme of RoadTap, right?
अब इसके अंदर दिस इज बेसिकली कंप्लाइंट विद द WTO सिस्टम, राइट. वी हैव फाउंड इशू, वी हैव फाउंड कि किस तरीके से हम इसे WTO कंप्लाइंट बना सकते हैं. सो इट इज कंप्लाइंट विद द WTO सिस्टम, but still USA is saying that you are basically making your exports more competitive by giving certain subsidies, so we will be applying countervailing duties, क्योंकि आप सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड चीजों पे दे रहे हैं. Although we are not discriminating कि किस कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, we are saying that wherever you are exporting we will provide you these benefits, but still countervailing duties are being applied by USA. Right, so it primarily addresses indirect taxes, not direct taxes levied on exported goods. That is correct. मैंने बताया कि जो इससे पहले थी वहां पे डायरेक्ट टैक्स की दिक्कत थी, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया है. इट वायलेट्स WTO प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट बाय फेवरिंग एक्सपोर्टर्स. मैंने बताया कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है किसी भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट विल बी सेम. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Its potential benefits for exporter could be offset of countervailing duties imposed by other countries. Potential benefit हमने ये सोचा था, but now we are seeing that it is happening. But still, अगर आप इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, so this statement is correct. यही सोच के बनाई गई है, right? So only 2 are correct and second is wrong. And you can see the difference over here between MEIS and your road type scheme. You can go through it, right? You will get a fair idea about both the things that I am talking about. Then let's discuss about the self-reliant fund. It is basically a fund of fund which has been created for your MSME sector, right? It is an MSME fund with an allocation of 50,000 crore rupees for equity infusion in MSMEs, right? So MSMEs के लिए ये fund बनाया गया है for equity infusion. It's a fund of fund for equity investment in MSMEs. This statement would be correct, and you can see the features over here, right? So the fund structure leverages the strength of the private sector in providing growth capital to viable MSMEs having a definite growth plan. कि अगर कोई MSME के पास अच्छा growth plan है तो private investors can basically put that fund. इसीलिए इसमें mother daughter fund बनाया गया है. As I've just told you, it's a fund of fund. Ensures availability of growth capital to the MSMEs through equity like structured instrument. They will get certain equity or equity like structures under the MSME, and they will provide, private players will provide the funding, ताकि MSMEs जो हैं वो grow कर सकें, बड़ी कंपनी बन सकें. Encourage MSME in moving towards listing in the stock exchange and growing beyond the bracket of MSME, right? So MSME के bracket से बाहर आ सकें, plus they can be registered on the stock exchange, or they can be basically become क्योंकि लिस्टिंग की जा सके इनके स्टॉक एक्सचेंज पे, इस तरीके का सेटअप बनाया जा सके. सपोर्ट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ MSME बिजनेस, thereby igniting the economy and creating several employment opportunities. Supports enterprises which have the potential to graduate beyond the MSME bracket and become national international champions, right? So this is your self-reliant fund. किसके लिए है? MSME सेक्टर के लिए है, राइट. इट ऑपरेट्स थ्रू अ मदर फंड एंड डॉटर फंड स्ट्रक्चर. यहाँ पे इक्विटीज दी जाएंगी दोज प्राइवेट एंटिटीज विच आर इन्वेस्टिंग इन दिस MSME सेक्टर, राइट. ये आपका एक तरीके से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the characteristics of zero coupon, zero principal instruments on the stock exchange, social stock exchange. Which of the following statement is most accurate? अब ये क्या है सर? अभी मैंने आपको बताया कूपन क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट जो हम बात करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है जीरो कूपन, सो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा इनमें. फिर लिखा है सर जीरो प्रिंसिपल, सो आपका प्रिंसिपल भी वापस नहीं दिया जाएगा. देयर इज नो श्योरिटी ऑफ योर प्रिंसिपल. तो फिर सर कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा इसके अंदर? बेसिकली इट इज इन्वेस्टमेंट इज फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटी. अगर आप किसी NGO को, जैसे उन्नति हैज बीन लॉन्च्ड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप उसके ऊपर अब यू वांट इन्वेस्टमेंट अंडर दैट, or you want to basically give a charity. So now the problem with the charity is opaqueness. आपको किसी चीज के लिए, like for a welfare work you want to give a charity. Suppose you want to give a charity for widows in India, suppose, right? But अब आपके पास बहुत सारे NGOs हैं जो बोल रहे हैं कि we are working for the rehabilitation of the widows, providing them work and all those things, and give us charity. आपने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, या आपने उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपने यू हैव बेसिकली गिवन अ चेक और समथिंग. नाउ यू आर नॉट अवेयर दैट इफ योर मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली और नॉट. क्या पता कि उसके जो ट्रस्टीज थे वो पैसा खा गए, वो एक्चुअल में उन लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उन ट्रस्ट की या NGOs या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. तो उसके लिए एक NPO और सोशल स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम बनाया है. इन दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट people who want to basically raise money for certain welfare activities, they can issue zero coupon, zero principal bonds,
right, or zero principal instruments, where people who want to invest in or basically do the charity in these things, they can put their money over there. So यहाँ पे generally if you want more than 1 crore rupees, then you can basically register yourself on these social stock exchanges, and if it is for the welfare of the people or for the social development of our country, and those people who want to donate more than 2 lakh rupees, right, so it is not for people like you and me who want to donate 1000, 2000, 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh rupees. It is for those who want to donate more than 2 lakh rupees. They can basically donate under this, right. अब इसका फायदा क्या होगा सर? इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. दे हैव टू बेसिकली प्रोवाइड द ऑडिटेड रिपोर्ट, देयर बैलेंस शीट्स, द व्हाट दे हैव डन. उन्हें अपना पूरा स्ट्रक्चर हर क्वार्टरली, हर ईयरली इट हैज़ टू बी सबमिटेड. सो इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सोशल सेक्टर कि जो आपने पैसा लोगों से चैरिटी के फॉर्म में लिया है वो कहाँ यूटिलाइज किया और कितना यूटिलाइज किया. सो इट विल बी अ बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू दैट इट विल provide transparency and accountability over the financial returns, right. So ZCZPs prioritize transparency and accountability over financial returns. बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है. फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, जीरो लिखा हुआ है ऑलरेडी. प्रोवाइड डोनर्स विद वोटिंग राइट, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई वोटिंग राइट नहीं मिल रही है. फंक्शन सिमिलरली टू ट्रेडिशनल इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. सो ऐसा भी नहीं है, ना रिटर्न की बात कर रहे हैं ना रिस्क की बात कर रहे हैं. इट इज समथिंग जो आप बेसिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. विद द हेल्प ऑफ एनपीओज एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज इट विल बी डन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to sacred ensembles of Hoysala UNESCO World Heritage Site, consider the following statement. अब ये आपने देखा होगा that we have just got 42nd UNESCO World Heritage Site in the form of Hoysaleshwar, right. इसके अंदर आपके 3 मेजर टेम्पल्स हैं which has been added over here, right. एंड ये तीनों टेम्पल्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए. यहाँ पे ऑल्दो एक ही के बारे में पूछे हैं, राइट. So Hoysaleshwar temple is at Helibet is considered to be one of the finest examples of Dravida style of temple architecture. No, it's a Vasera style of architecture which is a mix of both, right. So the first statement that is given over here is wrong. These temples are characterized by their highly original star like ground plans. Yes, that is correct. जो आपकी star shaped होती है Helibet में, you know कि these are famous for this. This statement is correct. All the 3 Hoysala temples selected for UNESCO World Heritage Site list are dedicated to Lord Shiva. ये इसमें यूनिक है, right. Hoysaleshwar is dedicated to Lord Shiva. The other one is dedicated to basically your Vishnu, Lord Vishnu, and the other one is dedicated to Lord Krishna, right. तीनों temples अलग अलग भगवान को डेडिकेटेड है, राइट. सो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दीज डिफरेंट टेम्पल्स दैट इज देयर. पहला है आपका चन्नकेश्वर टेम्पल. केशव जो है आप बेसिकली यू नो इट टॉक्स अबाउट डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, राइट. सो चन्नकेश्वर टेम्पल कहाँ पे? बेलूर में. ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमने होयसालेश्वर पे पूछा है, बट वहाँ पे वो आपसे चन्नकेश्वर, होयसालेश्वर और आपके थर्ड टेम्पल के ऊपर और उनसे रिलेटेड सिटीज़ के ऊपर सामने मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दे सकता है. सो चन्नकेश्वर जो है आपका वो कहाँ पे है आपका? इट इज़ लोकेटेड इन बेलूर, राइट. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. It is dedicated to Lord Vishnu. It is also star shaped, as you can see over here. It is also star shaped. Who built it? It was built by King Vishnuvardhan after victory over Cholas. It was built by King Vishnuvardhan after victory over Cholas. After victory over Cholas in 1116 AD, it was built by King Vishnuvardhan. It was built by King Vishnuvardhan and it is dedicated to Lord Vishnu, right. Then the next is your Hoysaleshwar temple. ये कहाँ पे located है? It is located in Helibet, right. It is twin shrined. It is twin shrined. और ये किसको dedicated है? It is dedicated to Lord Shiva. Dedicated to Lord Shiva, right. It is dedicated to Lord Shiva. It contains scenes from
Ramayana, Mahabharata and even Bhagavad Puran. It contains scenes from Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Puran. Right? Then the next temple is Keshav temple, that is at Somnathpur. Keshav temple at Somnathpur. It is dedicated to Lord Krishna. Dedicated to Lord Krishna. और कहाँ पे है ये? It is located at सोमनाथपुर. यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा है बेसिकली वो तीन फॉर्म में देखते हैं, दैट इज योर जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल. जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल तीनों फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं. राइट, ऑल्दो द फॉर्म ऑफ केशवा इज मिसिंग एंड द रेस्ट टू आर डैमेज्ड, बट दे एग्जिस्ट. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ वननेस. अभी रिसेंटली इट वॉज लास्ट ईयर ओनली in Madhya Pradesh, Omkareshwar, this statue of oneness was basically placed. It is a 108 feet high statue of Adi Shankaracharya. आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू ओमकारेश्वर में क्यों लगाया गया है, विच इज ऑल्सो अ ज्योतिर्लिंग, बिकॉज इट इज अ प्लेस वेयर इट इज बिलीव्ड दैट इन द वेरी यंग एज आदि शंकराचार्य हु वाज बोर्न इन केरला, Kaladi in Kerala, Kaladi is a place in Kerala where he was born. He came to Omkareshwar and where he met his guru, and his guru was Govind Bhagwapad. गोविंद भगवापद जो इनके गुरु थे आदि शंकराचार्य, वो इन्हें यहाँ पे मिले एंड वो यहाँ पे बेसिकली आदि शंकराचार्य स्पेंड फ्यू ईयर्स ओवर हेयर. ही लर्नड अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड देन एट द एज ऑफ 12 he went out of Omkareshwar to propagate his philosophy of Advait Vedanta which is non-dualism. राइट, सो वो अपनी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने के लिए पूरे इंडिया में नॉर्थ टू साउथ वहाँ पे घूमने लगे एंड एट अ वेरी यंग एज ही डाइड. सो एक 12 ईयर्स की एज का स्टैचू यहाँ पे बना के लगवाया गया है. ऑल्दो इट वाज हिज एक्चुअल इमेज वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज जो उनकी एक्चुअल इमेज थी वो राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग थी विच वॉज एट अ लेटर पीरियड ही हैज़ पेंटेड हिम. बट basically the person who was creating the statue, he tried to identify or read how the people in that Kaladi region of Kerala look like when they are in the young age which is at the age of 12 years, and उसकी मदद से कुछ modulations करके बनाया गया है. Right, so the statue has been built at Omkareshwar in Madhya Pradesh, which is the birthplace of Adi Shankaracharya. So it is not the birthplace. राइट, ओमकारेश्वर में बना है, ये बात सही है. राइट, ये मनधाता माउंटेन के ऊपर बनाया गया है विच इज ऑन द रिवर नर्मदा रिवर. राइट, मनधाता माउंटेन नर्मदा रिवर के ऊपर है और यहीं पे आपके 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है. राइट, ओमकारेश्वर इज वन ऑफ द 12 रिवर ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा, दैट इज करेक्ट. आदि शंकराचार्य प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, दैट इज रॉन्ग. मैंने अभी बताया इनकी फिलॉसफी क्या थी, योर अद्वैत वेदांता which is your non-dualism. आपकी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म या विशिष्ट अद्वैत जो है, इट वॉज अ फिलॉसफी बाय रामानुजा. राइट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. राइट, यू कैन सी द स्टैचू ओवर हियर, इट्स 108 feet high statue. Moving to the next question, which of the following statement regarding PM विश्वकर्मा स्कीम. अब ये जो विश्वकर्मा स्कीम है आपने देखा होगा, इट हैज़ बीन अ स्कीम विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट बेसिकली टारगेटिंग 18 आर्टिशियन ट्रेडिशनल ट्रेड्स टू बी कवर्ड. राइट, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज बेसिकली 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो हैं वो इसके अंदर कवर की जाएंगी. कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ. राइट, इस तरीके की आपकी 18 कुछ ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो हैं वो कवर की जाएंगी. So if I look at the question again, more than 50 trades of artisan are eligible, making it an all-inclusive scheme. That is wrong. Only 18 are there. Till date, it is 18. आगे expansion हो जाए तो we cannot say. At most 2 members from one family can take benefit under this scheme. This is also wrong. Only 1 member from the family can take benefit from this scheme. और उसके लिए भी कुछ regulations हैं that they should have not taken benefit under any other scheme like PGEP और स्वानिधि से समृद्धि, बेसिकली उन टाइप की स्कीम्स के अंदर. Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal agency. Right, so as you can see over here कि आपकी पहली दोनों statements गलत हो जाती हैं. Right, so it's a central sector scheme which is to support traditional artisans and craft people of rural and urban India. Right,
It is financial outlay of 13,000 crore, 18 traditional trades to be covered in its first instance, artisans and craftspeople to be provide recognition with PM Vishwakarma certificate and ID card. क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, पहला ट्रांस होगा 1 लाख का, दूसरा होगा 2 लाख का विद अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, विल प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट, इंसेंटिव, ट्रांजैक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट, राइट। और ये आपकी 18 जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, राइट, विच इज योर 89th क्वेश्चन, राइट। अभी हमने जो देखा था दैट वाज 88th, राइट। सो द आंसर विल बी डी ओवर देयर। और इसके ऊपर आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम। अब पीएम प्रणाम जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है। सो उनके सब्सटीट्यूट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की फॉर्म में अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। सो अगर आप 89th की अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, so to reduce the use of chemical fertilizers by incentivizing states to adopt alternative fertilizers, that is the correct statement over here, right? So this is PM Pranam program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of mother earth will be launched to incentivize states and UTs to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Over the next 3 years 1 crore farmers will be facilitated to adopt structural farming. For 1000 bio input resource centers will be set up under Bharatiya Prakratik Kheti bio input resource centers, right? Moving to the next question. The next question is Atal Pension Yojana. Although not a current thing, it has been already 8 years since we have seen Atal Pension Yojana, right? And after the completion of 8 years, few newspapers have covered it recently, and that is why the question has been framed. And we have been seeing कि यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्या किया, इसी टाइप की, जैसे कि आपकी अनीमिया मुक्त भारत और उससे रिलेटेड स्कीम्स जो कि 2006-2010 की थी और कभी न्यूज़ में नहीं थी, पूछ ली, क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं चल रहा था। सो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो नॉट स्पेसिफिकली करंट बेस्ड, बट वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड यू ओवर हियर। इट इज एन ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 14 years who are not income taxpayer, and the contributor differs based on the pension amount chosen, right? Second is subscribers can make contributions only on monthly basis. No, it can be monthly, it can be quarterly, it can be half yearly, annually. You can make different kinds of things. It is being administered by Employee Provident Fund Organization, EPFO. No, it is being implemented by PFRDA, that is by Pension Fund Regulatory and Development Authority, under the overall administrative and institutional architecture of National Pension Scheme, right? Not EPFO, under your PFRDA के अंदर है basically ये, so it is under PFRDA, उसकी तरीके से इसे वो उसे implement करेगी। So the answer will be A only, that is the one that was correct, right? क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि 18 to 40 ईयर्स की एज का कोई भी लोग, मिनिमम 20 ईयर्स आपको कंट्रीब्यूशन देना है, 60 ईयर्स इज द रिटायरमेंट एज, सो आप मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज तक इसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? 18 to 40 ईयर्स आज के बीच में आप जितना कंट्रीब्यूशन देंगे, जितने साल आप कंट्रीब्यूशन देंगे, दैट विल डिफाइन कि आपका कॉर्पस और आपकी पेंशन कितनी होगी। इट कैन बी 1000 रुपीज़, 2000, 3000 टिल 5000, 1000 to 5000 रुपीज़ आपकी पेंशन हो सकती है इसके अंदर, राइट? Moving to the next question, Herbig Haro 46-47 system recently seen in the news. Again, very recent thing that we have observed with the help of James Webb Telescope, जो कि USA का एक टेलीस्कोप है, James Webb Telescope. They have observed this Herbig Haro 46-47 system, where in the very youth form, the stars are being formed. राइट? सो उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है। सो इट विल गिव इंसाइट ऑन हाउ मच मास स्टार्स गैदर ओवर द टाइम, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है। सो द आंसर विल बी डी ओवर हियर, राइट? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसने ऑब्जर्व किया ये बस आपको और पता होना चाहिए। सो इट वॉज बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप। Moving to the next question, green deposit framework proposal by the Reserve Bank of India. ये recently अभी RBI has given the framework जहाँ पे आपका green deposit framework की बात की गई है। It is basically for those institutions
विच आर वर्किंग इन द डायरेक्शन जहां पे कार्बन एमिशन कम करने की बात की जा रही है, एंड इफ द प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू दिस वेयर देयर विल बी लेस कार्बन एमिशन, सो उनके लिए अलग से डिपॉजिट, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज बनाने की बात की जा रही है, सो दैट इट कैन बी मैनेज्ड एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल्सो कि वो उसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। सो इफ यू सी ओवर हियर कि आपको जो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है, इट इज बेसिकली टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी डिटेल्स नहीं पूछी गई हैं क्योंकि डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा फाइनलाइज नहीं है, दो आरबीआई हैज़ गिवन सर्टेन प्रिंसिपल्स बट उनके अंदर जो डेटा है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। सो यहाँ पे अगर आप पहले देखें, इंसेंटिवाइज रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, नो। फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एनवायरमेंटली वनरेबल कम्युनिटीज, नहीं। ये प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, उनके लिए फैसिलिटी है। एक्सपेंड एक्सेस टू माइक्रो लोन्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नो, राइट। सो आप एलिमिनेट भी करेंगे, नहीं भी कुछ पता है तो आपको समझ आ रहा है कि सर ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है, आरबीआई के अंदर है, तो बेसिकली आपके पैसे से रिलेटेड रहने वाला है। और डिपॉजिट्स हैं तो कौन डिपॉजिट करेगा कि अगर आप सपोज यू आर बिल्डिंग अ ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन हाईवे, उसका जो पैसा है आप सेपरेटली डिपॉजिट करके रख सकते हैं और उसे वहीं पे यूज कर सकते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। सो ये रिसेंटली आपने देखा होगा, गरबा हैज बीन एडेड एज द 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया, राइट। 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट जो इंडिया से ऐड की गई है वो गरबा ऐड की गई है, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। उससे पहले साल भी ये न्यूज़ में था इन 2022, बिकॉज इंडिया वाज बेसिकली बीन इलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ ICH 2003 कन्वेंशन फॉर 4 years, right. India has been elected as a part of this ICG committee of ICH convention 4 years के लिए, 2022 to 2026, राइट। सो इंडिया ऑलरेडी इसका अभी पार्ट है, एंड जो इंडिया की तरफ से बेसिकली नोडल एजेंसी है दैट इज संगीत नाटक अकेडमी इज द नोडल एजेंसी ओवर हियर। गरबा ऑफ गुजरात हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड, दैट इज करेक्ट। सो अब हमारे पास 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आपकी लिस्ट के अंदर आइटम्स आ चुके हैं, राइट। सो गरबा हैज बिकम द 15th वन। गरबा आप सब लोग जानते हैं गुजरात से रिलेटेड है, नवरात्रे में परफॉर्म किया जाता है। गरबा का आप लोगों ने देखा होगा, डांडिया इज अ वर्जन ऑफ गरबा इटसेल्फ, जहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल कैन परफॉर्म। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ, गरबा इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट द फेमिनिन एनर्जी। गर्भ, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वूम, right, because women has only the ability or the capabilities to give birth to someone, right. So वहाँ से ये लिया गया है to basically show the feminine energy or the power that a female has, but इसी का एक dance form है that is dandiya which is being performed during the navratris, which is basically performed by both male and females over there, right. इसके अलावा हमारी 14 जो और आपकी important intangible cultural heritage items हैं इस लिस्ट के अंदर, वो भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। द लास्ट वन दैट वाज एडेड वाज दुर्गा पूजा, दैट वाज एडेड रिसेंटली। 14th इज योर दुर्गा पूजा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दैट वाज एडेड, राइट। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो वी हैव कोडियट्टम विच इज अ संस्कृत थिएटर ऑफ केरला, देन वी हैव मुडियट्टम, a ritual theatre of dance and drama of Kerala. Then we have Vedic chanting, right, recitation of sacred Hindu text. Then we have Ram Leela, traditional performance of the Ramayana. Then we have Ramman, a religious festival and ritual theatre of Uttarakhand. Then Kalbelia is a folk dance from Rajasthan that we have. Chahu dance, again classical dance from West Bengal and Odisha. It's a martial art form. Ladakh, Buddhist chanting from Ladakh. Manipuri Sankirtan, a ritual singing, drumming and dancing of Manipur. Then ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स जिसे हम ठठेरा बोलते हैं फ्रॉम द रीजन्स ऑफ पंजाब, उसे भी ऐड किया गया है। इंटेंजिबल का मतलब ही बेसिकली आप समझिए, दीज आर बेसिकली दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और दे आर द like the dance forms, the art of basically creating certain equipments, like here in the case of Thatera or these theaters that are being performed, जो आप basically you can feel those things but you cannot say कि मैंने theater को touch कर दिया, right, that kind of a thing, intangible, right. Then we have Yog has been added in it, and Kumbh Mela, which is again the largest mass gathering that takes place for a religious thing,
उसे ऐड किया गया है। एंड इसके अलावा आपका जो एक और यहाँ पे मिसिंग होगा, दैट विल बी योर नवरोज, दैट इज पारसीज न्यू ईयर। देन वी हैव दुर्गा पूजा फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड नाउ 15th इज योर गरबा। सो ये आपकी 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जो अभी ऐड की गई हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल भी न्यूज़ में थी, ये वाली नहीं, ये तो पुरानी है, जो इस साल की बेसिकली आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिली होंगी, राइट। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू देम आल्सो इन केस देयर इज अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और आपसे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाए। जैसे कि रिक्शा एंड रिक्शा पेंटिंग। अब रिक्शा तो हमारे यहाँ भी चलते हैं बहुत सारे, बट बेसिकली अगर आप देखें ढाका इन बांग्लादेश, वहां से क्या लिया गया है, रिक्शा एंड रिक्शा पेंटिंग, उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। देन सोंकरन विच इज द न्यू ईयर ट्रेडिशन ऑफ थाईलैंड, उसे ऐड किया गया है इस साल, राइट, फ्रॉम थाईलैंड, इट्स अ ट्रेडिशनल न्यू ईयर फ्रॉम देयर। देन वी हैव हिरागेसी फ्रॉम मेडागास्कर, राइट। अब ये मैं आपको नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जब गरबा को ऐड किया गया तो ये भी न्यूज़पेपर में मेंशन किए गए थे, तो मे बी इन अ फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, कि आपको रिक्शा एंड रिक्शा पेंटिंग सामने कंट्री दे दें, सोंकरन सामने एक कंट्री दे दें, हिरागेसी सामने एक कंट्री दे दें, या जिंक्वानू इज फ्रॉम बहामास, राइट, इट इज फ्रॉम बहामास। सो ये कुछ जो आपके न्यूज़पेपर में दिए गए थे, आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, मे बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन these also, right? So that's all from my side. I know there was a lot of questions and it was a long discussion that we have done. I was not expecting it to go that long, but hopefully it will be beneficial for you all, and hope to see you all in the next Anubhav, getting better marks, learning from the things that are there and doing the value addition in your notes, so that we can basically qualify prelims with ease, right? So all the best all of you, and have a keep preparing, keep learning, and hope to see you all very soon. Thank you.